राजघराने का प्रिंस होते हुए भी मुझे हमेशा लगता था ये पूरा राजपाट कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पापा को डुप्लीकेट वाली कहानियों का जुनून था। महल में 8,000 रानियां थीं, लगभग सबका चेहरा एक जैसा। जनरल साहब तो पूरी तरह प्यार में पागल थे, एक इंसान के लिए पूरा शहर तबाह कर सकते थे। हर मंत्री के घर में 2 जुड़वा बेटियां थीं। दिन भर बस यही सोचते रहते थे कि किसे ज्यादा प्यार दें, किसे कम। बड़ी मुश्किल से राजगद्दी का दिन आया तो मेरी पहली और दूसरी पत्नी भी साथ भाग जाने की जिद करने लगी। दोनों साथ भागना चाहती थीं। मुझसे मत पूछो मैं इतना सख्त क्यों हूँ, क्योंकि मैंने इस राज्य का पागलपन बहुत लंबे समय तक झेला है। आज पापा का देहांत हो गया, बस मुझे वेस्ट पैलेस जाकर सभी क्वीन मदर्स को सलाम करना है, फिर मैं द योंग का नया राजा बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं वेस्ट पैलेस के हॉल में घुसा, देखा 36 लोग फीनिक्स चेयर पर बैठे हैं। 36 बिल्कुल एक जैसे चेहरे, मुस्कुरा रहे हैं। यही है वो गड़बड़ जो पापा मेरे छोड़ गए। 36 रानियां, अब 36 क्वीन मदर्स। हर एक का चेहरा हूबहू मेरी असली माँ जैसा है। मेरे पापा को सच में कोई प्रॉब्लम थी? कोई हैरानी की बात नहीं कि 50 की उम्र में ही चल बसे। आंख खोलते ही 36 माँ घेर कर पूछें, पतिदेव कैसे हैं आप? यही सोचकर मुझे डर लग रहा है। मैंने गहरी सांस ली, पहली फीनिक्स सीट के सामने गया, हल्का सा झुककर बोला, चेन ली। ये ने पहली क्वीन मदर को सलाम किया, फिर चेन ली ये ने दूसरी क्वीन मदर को सलाम किया। 36 को सलाम करते करते एक अगरबत्ती जलने जितना टाइम लग गया। 36 बार झुकना, 36 बार चाय पीना। वेस्ट पैलेस से निकलते वक्त लगा जैसे आसमान थोड़ा उजाला हो गया हो। अब कभी इस डरावनी जगह वापस नहीं आना पड़ेगा। तभी एक छोटा सा नौकर पसीने से लथपथ दौड़ता आया, लेकिन उसे मेरे पुराने नौकर कांक्षी ने रोक लिया। दोनों बरसों पुराने साथी थे। इतना घबराया हुआ क्यों है ये? पूरी बात सुनकर मैंने माथा दबाया। मतलब तुम कह रहे हो पापा ने जिसे मेरी क्राउन प्रिंसेस और सेकंड वाइफ बनाया था, वो सच्चे प्यार की तलाश में मेरा दिया हुआ बैज लेकर 200 सैनिक साथ लेकर राजधानी से भाग गई? कांक्षी का चेहरा उतर गया। जी हुजूर, आखिर क्राउन प्रिंसेस का दर्जा तो बड़ा था, हम भी रोक नहीं पाए। मैंने पूछा, पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं महाराज, दूसरी भी साथ है। मैंने कहा, यांग हुई डी को खबर भिजवा दो, वो जाकर उन दोनों बेवकूफ औरतों को पकड़कर वापस लाए, जेल में डाल दे, फैसला बाद में लेंगे। कांक्षी हिचकिचाया, महाराज सच में पकड़ेंगे उन्हें, हो सकता है भविष्य में यही महारानी बने। मैंने शांति से देखा, बिना इजाजत सेना उठाना, ताकत का गलत इस्तेमाल करना, ये तो खुद मौत बुला रहे हैं। नहीं पकड़ेंगे तो सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी। ये सुनते ही कांक्षी की आंखों में सख्ती आ गई। धीरे से बोला, समझ गया महाराज, महारानी और शाही रखेल का वक्त पूरा हो गया, क्योंकि इन दोनों औरतों की अब मौत तय थी। कांक्षी तुरंत पलटकर चला गया। मैं बिना कोई भाव दिखाए राजगाड़ी पर सवार हुआ, ठंडे स्वर में कहा, गोल्डन हॉल चलो। कांक्षी फौरन तैयारी में लग गया। वो जानता था मैं क्यों गुस्से में हूँ। उसकी आंखों में भी गुस्सा साफ दिख रहा था। नया राजा गद्दी पर बैठा भी नहीं, दरबार में भी नहीं गया, और ऐसी घटना हो गई। क्राउन प्रिंसेस शायद पूरी दुनिया को बताना चाहती थी कि नए राजा में सब्र नहीं है, अपने ही करीबियों को इज्जत नहीं देता। जो शायद आने वाली महारानी बन सकती थी, राजा बनने के बाद उसे संभाल कर नहीं रखा। अब दुनिया मुझे कैसे देखेगी? राजगाड़ी जल्दी ही गोल्डन हॉल के बाहर पहुंची। 10,000 सैनिक करीने से खड़े थे, हथियार चमक रहे थे। होश में आया कामशी आंखों की सख्ती छिपाकर आगे बढ़ा, जोर से बोला, महाराज पधार रहे हैं अगले ही पल। हॉल के अंदर बाहर सब एक साथ चिल्ला उठे, राजा की जय हो जय हो जय हो। आवाज आसमान तक गूंज गई। मैं गाड़ी से उतरा, जमीन पर झुके सारे लोगों को देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी, ये सब तो मेरे द योंग साम्राज्य की असली ताकत है। सब मंत्री खड़े हो जाओ, सैनिक भी सलाम मत करो। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर राजगद्दी पर बैठ गया। कांक्षी ने प्यार से पास खड़े होकर आवाज दी, तेज गूंज हुई। सारे मंत्री चुप होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शांत गोल्डन हॉल में मेरी सधी हुई आवाज गूंजी, मंत्रीगण कोई बात कहनी है क्या? अगली ही पल एक बूढ़ी सी आवाज आई, पुराने सेवक की एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इजाजत दें। मैंने देखा ये बात करने वाले टीचर झो यान थे। आंखों में नरमी आई। ये तो द योम के सबसे इज्जतदार विद्वान है। टीचर झो बोलिए, मैंने नरमी से कहा। झो यान जोर से बोले, पुराना सेवक चाहता है महाराज मेरी बेटी की शादी जुआंग यांगनांग से करवा दें। मैं हल्का सा चौंका। तुम्हारी बेटी पिंगपिंग भी उनसे प्यार करती है ना? फिर इजाजत क्या जरूरत है? झो यान बोले, महाराज को नहीं पता, हाल ही में वो एक और लड़की के साथ काफी नजदीक दिखे हैं, लेकिन मेरी बेटी उन्हीं से शादी करना चाहती है। मुझे डर है कहीं मेरी बेटी दुखी ना हो जाए, इसलिए महाराज से इजाजत लेकर यह बात पक्की करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैंने माथे पर बल डाले। ऐसे बेवफा आदमी क्या खास है? ये झो पिंपिंग भी अजीब है, पर झो यान चूंकि मेरे राजगद्दी संभालने में बड़ी मदद कर चुके हैं, ये छोटा सा काम तो करना ही था। मैंने आदेश दिया कि जुआन को उसी वक्त बड़ा पद दे दिया जाए। मकसद पूरा होते ही जो यान खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर वापस चले गए। बाकी किसी को कुछ कहना है? मैंने इंतजार से पूछा। अभी अभी राजगद्दी संभाली है, कोई जरूरी काम बाकी नहीं है। सब मंत्री समझदारी से चुप रहे। मैंने देखकर आवाज दी, अगर किसी को कुछ नहीं कहना तो मुझे एक बात कहनी है। मैं चाहता हूं पिछले राजा की सारी रखैलों को महल से आजाद कर दूं। आप सबकी क्या राय है? ये सुनते ही मंत्रियों की भौहें सिकुड़ गईं। अभी अभी पिछले राजा की अंतिम विदाई हुई है, इतनी जल्दी रखैलों को आजाद करना, क्या ये कुछ जल्दबाजी नहीं है? हालांकि पिछले राजा ने 36 पत्नियां चुनी तो बहुत बातें बनी। कहा गया वो दुश्मन राज्य की जासूस औरतें हैं, लेकिन हमने तो सब कुछ शांत करके बगावत रोकने में मदद ली, अब उन्हें छोड़ेंगे क्या? राजस्व मंत्री ये झेंगे आगे आकर पूछा, महाराज
बताएं कैसे आज़ाद करेंगे। रानी की इज्जत के साथ या सारा दर्जा छीनकर आम इंसान बनाकर पैसा देकर महल से बाहर भेज देंगे। मैंने सीधे कहा, बिल्कुल, दर्जा छीनकर पैसा देकर महल से बाहर भेज देंगे। वो बीमार पापा को ये सब पसंद था, मुझे तो इन 36 माओं को देखना भी पसंद नहीं। शायद वो खुद भी इंतजार कर रही होंगी, वरना पापा की मौत पर रोना तक नहीं आया। मंत्री मेरा इतना पक्का फैसला देखकर और उनका खुद का कोई नुकसान न होते देख सब एक साथ बोले, महाराज बुद्धिमान है, ये फैसला इतिहास में दर्ज होने लायक है। दरबार खत्म होने के बाद बगावत का खतरा टालने की व्यवस्था करके मुझे आखिरकार राहत मिली। जल्दी से लोग भेजे कि उन 36 माओं को महल से बाहर भिजवाया जाए। नजर घुमाई तो देखा कांगशी हॉल के बाहर। मैं तुरंत पलटकर पीछे वाले हॉल की तरफ गया। थोड़ी देर बाद कांगशी सुबह की तरह आकर बोला, महाराज को खबर, दोनों क्राउन प्रिंसेस पकड़ ली गई हैं, अभी जेल में फैसले का इंतजार कर रही हैं। मेरी आंखों में ठंडी चमक कौन थी। हल्की आवाज में कहा, लाई कांग से कहो अच्छे से पूछताछ करे, किसने इन दोनों बेवकूफ औरतों को सेना उठाने के लिए उकसाया, फिर मार डालो। वैसे उन दोनों बेवकूफ औरतों को जानते हुए शायद किसी ने उकसाया भी नहीं होगा। ये तो पूरी तरह इनकी खुद की मर्जी है। क्या खाक खुद की मर्जी, महाराज को भी लगता है इन दोनों बेवकूफ़ों ने संक्रमित कर दिया, इन्हें भी मार दो। तभी दरबार अभी अभी खत्म हुआ था। मंत्री महल के गेट की तरफ जा रहे थे। वहीं देखा कुछ मजबूत नौकरानियां सुंदर सादे कपड़ों में सजी लड़कियों के साथ सामान ढो रही थीं। टीचर झोयान को थोड़ी उत्सुकता हुई। तभी एक लड़की ने सिर उठाया और पैर लड़खड़ाए। तुरंत झुककर बोली, क्वीन मदर को सलाम। सादे कपड़ों वाली औरत का चेहरा उड़ गया। तेजी से सिर हिलाकर मना किया, बड़े साहब गलत सलाम मत करो। बाकी सादे कपड़ों वाली लड़कियां भी एक साथ सिर उठाकर देखने लगीं। अगले ही पल दिन के उजाले में गपशप कर रहे सारे मंत्री चुप होकर 36 बिल्कुल एक जैसे चेहरे देखकर सिहर उठे। ठंडी सांस भरी भूत लगता है, इतनी सारी क्वीन मदर्स कैसे? असली क्वीन मदर तो 10 साल पहले गुजर चुकी थी ना। खुद बुजुर्ग टीचर जो यान का भी चेहरा उतर गया। तभी उसे समझ आया मैं इन औरतों को इतनी जल्दी महल से बाहर क्यों भेज रहा था। पिछले राजा आपने कितनी क्वीन मदर्स ढूंढी थी, वो भी सिर्फ एक शक्ल की। मंत्री वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जल्दी से बिखर कर चले गए। बहुत डरावना है ये सब। वो दोनों जेल में शोर मचा रही हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने सिर हिलाया, उन दोनों बेवकूफ़ों को मुझसे मिलना है। ठीक है, गाड़ी तैयार करो, जेल जाएंगे, देखते हैं क्या बकवास बोलना चाहती हैं। जेल में घुसा, अभी उन दोनों की कोठरी तक पहुंचा भी नहीं था कि हल्की सी बातचीत सुनाई दी। ये पागल राजा, अत्याचारी, हमारे साथ इतना जुल्म कर रहा है। जब हम बाहर निकलेंगी तो इसे पछताना पड़ेगा। मैं कोने में खड़ा दोनों की बातचीत सुनकर माथा चढ़ने लगा। साथ खड़े कांगशी और लाई कांग असमंजस में थे, मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैंने अचानक लाई कांग की तरफ देखकर धीरे से कहा, ये दोनों यहाँ हैं और फिर भी प्यार की बातें कर रही हैं, तुमने ध्यान नहीं रखा। लाई कांग का चेहरा सफेद पड़ गया, जमीन पर घुटने टेककर कांपते हुए बोला, महाराज गुस्सा न करे, आखिर ये पिछले राजा की तय की हुई क्राउन प्रिंस थी। मैं महाराज के नाम पर बदनामी नहीं लाना चाहता था। मैंने दर्द से माथा दबाकर ठंडी आवाज में हुक्म दिया, कोठरी के अंदर आने का। कोठरी में खींचतान करे दोनों औरतें आवाज सुनते ही जल्दी से कपड़े ठीक करने लगी। लंबी सी यून रो नाराजगी से उठकर मुझे देखकर बोली, महाराज आखिर क्यों नहीं हमें आजाद करते? पीछे खड़े कांगशी की आंखों में चिंता थी। वो जानता था मैं पहले इन दोनों को कितना चाहता था। इन दोनों औरतों को न सिर्फ बैच दिया था बल्कि सेना बुलाने की इजाजत भी दी थी। मैंने गहरी नजर से दोनों को कुछ देर देखा, फिर धीमे से पूछा, यूनरो मुझसे और कुछ कहना है क्या? यूनरो ने मेरी शांत आंखों देखकर धीमे से कहा, मुझे पता है तुम मुझसे और यो से प्यार करते हो, लेकिन मैं और यो तुमसे प्यार नहीं करते। पहले क्राउन प्रिंस के महल में तुम्हारे साथ खेलना भी बस दोस्ती बढ़ाने के लिए था। तुम्हें गलतफहमी हुई, माफी। मैंने सिर हिलाया, बात खत्म, बात खत्म। मेरी नजर दोनों के जुड़े हाथों पर गई। अचानक मुस्कान आई। यूनरो और ये यो हाथ पकड़े मजबूत सिपाही की तरफ इशारा करके एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। राहत की सांस ली। अगले ही पल मैंने शांति से कहा, मार दो। कांगशी तुरंत चेहरा सख्त करके आगे बढ़ा। हथेली से बिना आवाज के 2 लाल गोलियां निकली, जबरदस्ती दोनों के मुंह में डाल दी। होश में आते ही दोनों का चेहरा नीला पड़ गया, जोर से गला दबाकर हाँफने लगी। लेकिन कोई फायदा नहीं, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। गालगीमू, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने तो तुम्हारा गुडविल लेवल पूरा भर दिया था, फिर तुम हमें क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए थी, ये गलत है। आखिर कहाँ चूक हुई? दोनों की बकवास सुनकर मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। कैसा गुडविल, कैसा डाला गीमू? सेना उठाकर मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया। तुम जल्दी जहर का असर होगा। दोनों अजीब तरीके से खून बहाकर पूरी तरह सांस रुक गई। मैं शांति से ये सब देखते हुए धीरे से बोला, सच में बदकिस्मत जोड़ी थी। तभी एक गार्ड जल्दी से लाई कांग के पास आकर धीमे से खबर देने लगा, जेल के गेट पर एक लड़की क्राउन प्रिंस का लेटर लेकर हंगामा कर रही है। दोनों क्राउन प्रिंसेस और महाराज से मिलना चाहती है। लाई कांग ठंडे पसीने में डूबते हुए धीमे से बोला, जल्दी उसे भगाओ। मैंने सांस छोड़ी, एक और पागल आ गई। कोई बात नहीं, उसे अंदर बुलाओ। गार्ड लड़की को मेरे सामने ले आया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, लियांग शियाओ, मुझे पता था तुम ही हो, उन्हें भगाने में तुम्हारा भी हाथ था। लियांग शियाओ सिर उठाकर घमंड से बोली, बिल्कुल सही कहा, दोनों रानियां सच्चे प्यार की तलाश में गईं, इसमें गलत क्या है? कहावत है ना, 10 मंदिर तोड़ दो पर एक शादी मत तोड़ो। महाराज अपनी खुदगर्जी के लिए इन्हें रोक रहे हैं। मैंने हाथ के इशारे से चुप कराया। मैंने नहीं रोका। देखो, तुम्हारे सामने ही दोनों प्यार करने वाली रानियां 7 जोड़ी बनाकर जा चुकी हैं।
लियांग शियाओ पलटकर देखा, दोनों का खून बहा, शरीर सांस रहित। चेहरा उड़ गया, गुस्से ने चिल्लाई, महाराज आप तो इंसानों की जान का इतना मजाक उड़ाते हैं। मुझे साथ बढ़ी हुई लियांग शियाओ ने ऐसी बगावत करने की सोची। दोनों बेवकूफ़ों ने रोज़मर्रा की बातों से उसका दिमाग इतना भर दिया। हर कोई बराबर होता है। अगर मैं जान की बाजी लगाकर पहले राजा से माफ़ी दिलवाकर उसके पूरे परिवार को बेगुनाह साबित न करवाता, तो अभी भी वो भगोड़ी होकर पकड़ी जा रही होती। मैंने कपड़ों से लिपटी लड़की को देखकर पूछा, तुम भी मरना चाहती हो? मेरा भाई भी पागल हो चुका है। कांगशी ने लाई कांग को इशारा किया। लाई कांग समझ गया। लियांग शियाओ के होश उड़े देखकर मुंह दबाकर घसीट ले गया। थोड़ी देर बाद अंधेरे से एक धीमी सी आवाज आई। लाई कांग सख्त चेहरे के साथ बाहर आकर बोला, महाराज काम हो गया। मैं उठकर धीरे से बोला, चलो अब सुकून मिला, वापस महल चलते हैं। वापसी के रास्ते में कांगशी कुछ कहना चाहकर रुक गया। महाराज लियांग शियाओ वगैरह के लिए कोई याद वाला पत्थर लगाएं? नहीं, मैंने शांति से कहा, कोई जरूरत नहीं। मुझे पता था कांगशी मेरा मूड परख रहा था, लेकिन जिसने धोखा दिया हो उसके लिए दुखी होना क्यों? लाई कांग को बता दो कि उन 200 भागे हुए सैनिकों का लीडर मौत की सजा पाएगा। बाकी वे लोग जो हथियार लेकर सेना छोड़कर महल में घुसे, और ये 3 पीढ़ी तक शाही सेना में जगह नहीं मिलेगी। रास्ते में जब गाड़ी सड़क से गुजरी, पहले ही से सफाई हो चुकी थी। मैंने हल्का सा पर्दा हटाकर सड़क किनारे लोगों के खुश चेहरे देखे। हल्की मुस्कान आई। अब लग रहा है एक असली तरक्की करता देश है। लेकिन अगले ही पल में मुस्कुरा नहीं पाया। खुद पर शक होने लगा। हाथ उठाकर आंखें मली। मलने के बाद दर्द से आंखें बंद कर ली। गलतफहमी नहीं थी। गाड़ी रोको। कांगशी दिल ही दिल में घबराया। मैं गाड़ी से उतरकर एक जवान के पास गया, जिसके पीठ पर टोकरी और दोनों हाथों में भरे थैले थे। उस जवान को सामने खड़ी लड़की उंगली दिखाकर डांट रही थी। देखो कितने बेढंगे हो। सोचा था तुम्हें साल के आखिर तक टेस्ट में रखूंगी, लेकिन आज फिर गलती की तुमने। मैं सजा और 6 महीने बढ़ा रही हूँ। 6 महीने बाद तय करूंगी तुम्हारी शादी का प्रपोजल मानूं या नहीं। जवान नाराज तो हुआ, पर मुस्कुराते हुए बोला, यानेर बहना, नाराज मत हो, मैं तुम्हें नई लाली दिलाऊंगा, ठीक है? अभी सामान गिरा वो मेरी गलती थी, पर हाथ भरे होने से पकड़ नहीं पाया। लड़की ठंडे स्वर में बोली, क्या मुझे दोष दे रहे हो? तो फिर अलग अलग ही रहना ठीक है। जवान फौरन खुशामद करते हुए पास आया। यानेर, मैं तुम्हें कब दोष दूंगी? या तो सजा और आधा साल बढ़ाओ, या अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। जवान धीरे से बोला, ठीक है, अगर तुम मान जाओ तो मैं पूरी जिंदगी भी रुक सकता हूँ। लड़की तब जाकर गुस्सा शांत करके बोली, यही तो बात है, जाओ सामान घर पहुंचा दो, मैं भाई के साथ टेस्ट देखने जा रही हूँ। जवान नाखुश होकर बोला, यानेर, मैं भी टेस्ट देखने जाना चाहता हूँ। लड़की ठंडे स्वर में बोली, तुम्हारे जाने से तो मेरी बेइज्जती होगी, पढ़ाई पूरी करके फिर सोचना। अभी तो भाई ही जाएंगे, वो देखने में भी शानदार हैं, समझदार दिखेंगे। जवान उदास होकर बोला, ठीक है, मैं पहले घर जाता हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक पढ़ाई पूरी ना कर लूँ। उन दोनों के पीछे खड़े मेरी सांस थोड़ी तेज हुई। साथ खड़े कांशी की आंखों में भी गुस्सा भर आया। महाराज, ये तो शायद रूई प्रिंस लगते हैं। मैंने बिना किसी भाव के कहा, शायद नहीं, यही है मेरा बीमार भाई द योंग का रूई प्रिंस। सड़क पर कुत्ते की तरह डांट खा रहा है। ये उसकी नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। तभी रूई प्रिंसली हुई। फिर बोला, यान एयर, जब मैं 100 सिक्के जमा कर लूँ तो शादी करोगी ना? पक्का? लियू यान एयर की आंखों में हल्की चमक आई। अभी तक कितने जमा किए हैं? 10 सिक्के भी नहीं है। अगर यान एयर के साथ लाली भी पीनी हो तो बस एक सिक्का ही बचेगा। लियू यान एयर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, 100 सिक्के जमा कर लेना, तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है। ली हुई की आंखें चमक उठी। यान एयर, मैं पहले घर जाता हूँ, इंतजार करना। ली हुई पलटकर जाने ही वाला था, तभी अचानक सादे कपड़ों में छुपे शाही जासूसों ने उसे जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल लियू यान एयर भी हैरान रहकर मेरे सामने जमीन पर गिरा दी गई। बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर गुस्से में बोली, तुम कौन हो? इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? पता है मैं कौन हूं? मैंने बिना कोई भाव दिखाए हाथ हिलाया। कांगशी आगे बढ़कर लगातार 3 थप्पड़ मारे। लियू यान एयर की आंखें साफ हुईं, गाल फूला हुआ आटा जैसा सूज गया। पास खड़े लियू हुई का माथा ठंडे पसीने से भीग गया। जमीन पर लेटे लेटे सांस लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। तुम कौन हो? मैंने लियू यान एयर की तरफ देखकर धीरे से पूछा। लियू यान एयर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। मेरे पापा तो शाही मंत्रालय के 3रे दर्जे के अफसर हैं आज। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर दूंगी। छोड़ो मुझे और उसे बुलाने दो। मैंने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही इंतजार करूंगा, जिसे बुला सकती हो बुला लो। तुम्हारे ऊपर कोई है पर उसके ऊपर कोई नहीं है। लियो यान एयर तेजी से पलटकर चली गई। बगल में पड़े ली हुई की तरफ देखा तक नहीं। उसके जाते ही मैंने जोर से लात मारी ली हुई के चेहरे पर। बेकार इंसान, इतने बड़े रूई प्रिंस होकर दिन के उजाले में कुत्ते जैसा बना रहा, मेरी इज्जत तक मिट्टी में मिला दी। 3 लातें मारने के बाद मैं ठीक होकर सीधा खड़ा हुआ, ठंडी नजर से ली हुई को देखा। अब बताओ मुझे तुम्हारी सोच, अगर सुधर सको तो अभी भी मेरे अच्छे छोटे भाई बन सकते हो। चोटिल चेहरे वाला ली हुई सहमकर मुझे देखकर धीमे से बोला, भाई साहब, वो अलग है। मेरी आंखें गुस्से से फैल गईं। अच्छा, तो तुम दोनों साथ मरोगे। तभी गली के कोने से घमंडी लियू यान एयर गाल पकड़े एक भारी कपड़ों वाले बुजुर्ग और डंडे लिए कुछ नंगे बदन ताकतवर आदमियों को लेकर तेजी से आती दिखी। मैंने हल्की सी दिलचस्पी से देखा। मजेदार बात है, मेरी शाही सेना को भी बुला सकती हो। ये लियू शुन नाम का मंत्रालय अफसर तो बड़ी हस्ती लगता है। कांगशी को भी अब समझ आ गया इन लोगों की असलियत।
चेहरा सख्त हो गया। महाराज की खुद की सेना को भी एक सिविल अफसर हुक्म चला रहा है। ये गद्दार तो मौत की सजा का हकदार है। लियू शुन की आंखों में गुस्सा भड़का। ये तो उसकी सबसे प्यारी बेटी है, किसी की हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? मरना चाहता है क्या? लियू शुन पास आकर मेरी लंबी बैंगनी कपड़ों वाली पीठ देखकर ठंडे स्वर में बोला। बूढ़ा आदमी काफी देर से। आगे की बात मुंह में ही अटक गई, क्योंकि मैं और कांक्षी एक साथ पलटकर उसकी तरफ देखने लगे। लियू शुन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। पैर लड़खड़ाए सीधे जमीन पर गिर पड़ा। 3 घंटे पहले ही वो गोल्डन हॉल में मुझसे मिल चुका था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से शाही जासूसों को भेजा। कांपते हुए लियू शुन को घसीटकर मेरे सामने ले आए। साथ ही सारे नंगे बदन ताकतवर आदमियों को भी काबू में कर लिया गया। मैंने ऊपर से नीचे देखते हुए शांति से पूछा, तुम्हें पता है ली हुई तुम्हारे घर में नौकर की तरह रहता है? बताओ, लियू यान एयर से ली हुई को लुभाने के पीछे क्या मकसद था? लियू शुन कांपते हुए बोला, महाराज सुनिए, पुराने सेवक को बस इतना पता था कि ली हुई साहब का स्वभाव नरम है, अच्छा रिश्ता बनेगा, और मेरी बेटी उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैंने बेटी की शादी रूई प्रिंस से करवाने की सोची। मेरा कोई और मकसद नहीं था महाराज। लियू यान एयर ने आंखें फैलाकर गुस्से से कहा, पापा, आप सच में मुझे उस नौकर से शादी करवाना चाहते हैं? वो तो न इस लायक है न उस लायक, कुत्ते जैसा है, बुलाओ भगाओ करने पर आता जाता है। मुझे उसे शादी करने से तो मरना बेहतर है। मैं तो सिर्फ शी परिवार के भाई से शादी करना चाहती हूँ। बगल में खड़े ली हुई की आंखों में सारी चमक गायब हो गई। लियू यान एयर ने उसे घूरते हुए बेरहमी से कहा, क्या देख रहे हो? अपनी गरीबी वाली शक्ल तो देखो, मेरे लायक हो क्या? बस तुमसे टाइम पास किया था, तुमने तो सच मान लिया। ली हुई की आंखों की चमक पल भर में बुझ गई। लियू शुन की भी सारी ताकत खत्म हो गई। कांक्षी के हाथों में फंसी लियू यानर को देखकर बेबस हो गया। मैं हंसा, अच्छा है, 2 और बीमारियां साफ हो गईं। इन दोनों को मार दो, मैंने बिना किसी भाव के कहा। कांक्षी बोला, उसने कहा था ना ली हुई से शादी करेगी तो मरेगी, दोनों को साथ ही मार दो। ली हुई और कांक्षी दोनों हैरान रह गए। कांक्षी झिझकते हुए बोला, महाराज, लियू यानर ने खुद मौत बुलाई है, पर रूई प्रिंस तो आपके भाई हैं, इतनी जल्दी मार देना क्या? मैंने सिर हिलाया। मैं पूरे होश में हूँ, बिल्कुल सोच समझ कर कह रहा हूँ, ये बच नहीं सकता। इसकी मौत ही इलाज है, वरना पूरा शाही खानदान, यहाँ तक कि मैं भी शर्मिंदा होऊंगा। इन्हें रास्ते पर भेज दो। ली हुई का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपते हुए बोला, भाई साहब, मुझसे गलती हुई, भाई साहब, मैं सुधर जाऊंगा, मैं टस से मस नहीं हुआ। उसने संघर्ष छोड़कर धीमे से कहा, वो अभी नादान है, महाराज हमारे भाई के रिश्ते का ख्याल करें। मैंने अपने अच्छे भाई को देखा, होंठ कांपने लगे। अच्छा, अच्छा, सच में बड़ा प्यार है तुम्हारा। कांक्षी ये सुनकर घबरा गया। अब उसे लगा ली हुई को जिंदा रखना ठीक नहीं। ऐसे राजकुमार को जिंदा रखा तो किसी दिन किसी औरत के लिए महाराज के सामने ही हंगामा कर बैठेगा, महाराज की बेइज्जती करेगा। वो फौरन आगे बढ़ा, एक लाल गोली निकालकर उसके मुंह में ठूंस दी, उसे जल्दी रास्ते पर भेजने के लिए। जब ली हुई पूरी तरह दम तोड़ चुका, मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अच्छा हुआ, 2 और बीमारियां साफ हुईं। बेजान से बैठे लियू शुन को देखकर मैंने ठंडे स्वर में कहा, कांक्षी, लियू यानर पर इशारा करके राज परिवार की बेइज्जती करने का दोष लगाकर 3 पीढ़ियों की संपत्ति जब्त करके खजाने में डाल दो। लियू शुन की आंखें एकदम खाली हो गईं, जमीन पर बैठ गया। पर अगले पल उसकी आंखों में चमक आई। महाराज, मेरी एक अर्जी है। लियू यानर मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है। परिवार बिगड़ने पर इसे मेरे घर पाला गया, इसका अब कोई रिश्तेदार नहीं बचा। मैं हैरान रह गया, मतलब 3 पीढ़ियों की सजा लियू शुन पर लागू ही नहीं होगी? तो सवाल यह है, ये तो गोद ली हुई बेटी है, लियू शुन ने इसके लिए इतनी जान क्यों दांव पर लगाई? कोई दिमागी गड़बड़ है क्या? कांक्षी भी हैरान होकर बोला, लियू साहब, आप गोदली बेटी के लिए अपनी असली अपनी बेटी की परवाह छोड़कर गोदली बेटी को इतना प्यार क्यों दे रहे हैं? आप इंसान हो भी या नहीं? मैं भी इस बात से हैरान होकर सिर दबाते हुए बोला, छोड़ो ये सब। कांक्षी, लियू शुन बिना इजाजत सैनिक चलाने का दोषी, पद से हटाओ, सिर कलम करो। उसकी पत्नी बेटी को गुलाम बनाकर निंगू टावर भेज दो, आज ही सारे सैनिक भेजकर मौत की सजा दो। लियू शुन आंसुओं के साथ सिर झुकाकर बोला, महाराज की दयालुता का शुक्रिया, संपत्ति जब्त ना होने से थोड़ी राहत मिली। मैं निराश होकर सोच रहा था, लियू शुन बुढ़ा सच में पागल है, बिना खून के रिश्ते वाली एक औरत को इतना लाड़ किया। अगर उस बेचारी माँ बेटी के लिए ना होता तो ये बुढ़ा एक पैसा भी नहीं छोड़ता। 2 पंक्तियां अस्पष्ट बाय अनुवाद योग्य नहीं। मैं हल्के से हंसा, तुम कितना भी घुमाओ, तुम्हें कोई पागल चीज नहीं मिलेगी, पर लियू परिवार की माँ बेटी को भेजने का काम तुम संभालो, कितना बचा पाओगे ये तुम्हारी काबिलियत है। पर मुझे लगता है लियू परिवार की माँ बेटी का लियू शुन से कोई गहरा नाता नहीं, बल्कि उन्हें भी परेशान किया गया होगा। तुम भी थोड़ा नरमी रखना, इन 2 बेचारी औरतों को मौत के मुंह में मत धकेलना। कांक्षी थोड़ा झुककर धीरे से बोला, महाराज, क्या चुपके से कुछ लोग भेजकर उनकी हिफाजत करूं? जो सही लगे करो, मैंने आराम से कहा। कांक्षी सिर हिलाकर समझ गया, मैं चाहता हूं लियू परिवार की माँ बेटी सुरक्षित रहें। महाराज कितने दयालु हैं। जल्दी ही प्रधानमंत्री की हवेली आ गई। कांक्षी ने दरबान को शाही मोहर दिखाई। दरबान का चेहरा सफेद पड़ गया। गिरते पड़ते मुख्य गेट खोला। मुझे नहीं पता था आप आ रहे हैं, माफी चाहिए। कांक्षी ने उसे उठाया, थोड़े गुस्से से कहा, महाराज खुद आए हैं, प्रधानमंत्री से जरूरी बात करनी है, रास्ता दिखाओ। घर के मुखिया ने थोड़ी झिझक दिखाई। कांक्षी की नरम नजर अचानक सख्त हो गई। क्या आज प्रधानमंत्री की हवेली में कुछ गड़बड़ है? क्या महाराज को ठहराना चाहिए? घर के मुखिया ने डरते हुए कांपती आवाज में कहा, नहीं नहीं, अभी रास्ता दिखाता हूँ।
कांक्षी ने उसका कंधा पकड़कर सीधे कहा, चलो अभी सीधे यांग साहब के पास चलते हैं। पूरे राज्य में लोग महाराज का इंतजार करते हैं, महाराज कभी किसी का इंतजार नहीं करते। घर के मुखिया ने कंधे की पकड़ महसूस करते हुए रोने से भी बुरी मुस्कान बनाई। प्रधानमंत्री की हवेली के मुख्य हॉल में ले गया। फटे पुराने कपड़ों में एक जवान आदमी दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा था। अंदर प्रधानमंत्री यांग लियान अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे और एक अच्छे कपड़ों में जवान आदमी दरबार की एक बड़ी महिला की गोद में रोता हुआ लेटा था। यांग जी, तुम्हें कुछ कहना है? यांग लियान गुस्से से बाहर खड़े जवान पर चिल्लाया। मेरे बड़े बेटे होने के नाते यिंगली भाई को सिर्फ 1-2 साल जेल में सोच समझकर सुधरने भेजा। यांग मिंग तुम्हारा भाई तुमसे मिलने गया तो तुमने उसे मार दिया। क्या तुम्हारी नजर में मैं पिता नहीं हूं? क्या भाई की कोई कद्र नहीं? घुटनों पर बैठा जवान यांग जी सिर उठाकर यांग लियान को देखते हुए दुख से बोला, पिताजी, आपकी नजर में क्या मैं बेटा हूं? क्या कभी मेरी बात सुनी? यांग लियान का चेहरा और सख्त हुआ। बात? मुझे लगता है तुम भूत बन गए हो, बिना घर की शिक्षा के जंगली आदमी। सिर्फ 30 बार घर के कानून से क्या तुम्हारी बेइज्जती की भरपाई हो जाएगी? उसे 3 साल और सुधरने भेज दिया। तुम प्रधानमंत्री के बड़े बेटे हो, अगर तुम्हें नियम कायदे नहीं पता तो बाहर वाले हमारे प्रधानमंत्री घराने को क्या समझेंगे? तुम्हें जरा भी समझदारी है? अगर तुम्हें आधी भी काबिलियत होती तो आज ऐसी हालत ना होती। यांग जी सूखा पतला रोता हुआ और चमकते बालों वाला तेल चुपड़ा यांग मिंग दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लगते थे। आसपास के नौकरों की नजरों में भी हिकारत और तुलना थी। कोई भी इन दोनों को भाई मानने को तैयार नहीं था। यांग जी की सीधी पीठ अचानक झुक गई, बेबस होकर। पिताजी, माताजी, क्या घर के कानून सिर्फ मेरे लिए हैं? मैं छुपकर चेहरा सफेद पड़े घर के मुखिया की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या यांग मिंग तुम्हारे मालिक का गोद लिया बेटा है? यांग जी कौन है? इतनी बेइज्जती क्यों? घर का मुखिया कांपते हुए बोला, मिंग साहब मालिक के तीसरे भाई से गोद लिए गए हैं। असली बेटा 20 साल पहले चोरी हो गया था, 6 महीने पहले ही वापस मिला। मैं हैरान रह गया, माथा दबाते हुए धीरे से बोला, तुम्हारा मतलब है यांग जी असली बेटा है? जब 20 साल चोरी होकर गायब रहा, अब वापस आया तो उसकी भरपाई करने की बजाय उल्टा उसे इतना बुरा बर्ताव किया जाता है कि हवेली में एक नौकर से भी बदतर हालत है। ये किसकी सलाह थी? कांची ने भी मुखिया से पूछा। मुखिया डरते डरते बोला, ये मिंग साहब ने खुद मालकिन को सलाह दी। मालकिन और मालिक ने मान ली। कहा गया इससे उसका मन मजबूत होगा। मैंने समझते हुए सिर हिलाया। अच्छा तो ये बात है, पूरा परिवार ही बीमार है। अगले ही पल मैं छुपने की जगह से बड़े कदमों से बाहर निकला। जोर से बोला, प्रधानमंत्री साहब तो काफी फुर्सत में लगते हैं। ये आवाज सुनते ही यांग लियान का चेहरा फौरन सफेद पड़ गया। मुख्य हॉल के सारे लोग गिरते पड़ते बाहर आए, झुककर बोले, महाराज को प्रणाम। वो यांग मिंग जाते वक्त जानबूझकर यांग जी को टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। कांशी की नजर ठंडी हो गई। महाराज के सामने ऐसी छोटी हरकत करने की हिम्मत? यही है मौजूदा प्रधानमंत्री का पाला हुआ अच्छा बेटा? मैंने उन्हें नजरअंदाज करके यांग लियान को पार करते हुए जमीन पर पड़े, हिलने की हिम्मत न करते यांग जी के पास खड़ा हुआ। कांक्षी कुर्सी लेकर आया। मैं सीधे बैठ गया। जमीन पर घुटनों के बल बैठे, चेहरे सफेद पड़े प्रधानमंत्री हवेली वालों को देखते हुए शांति से पूछा, यांग साहब, मुझे लगता था हमारे राज्य का प्रधानमंत्री सारे अफसरों का आदर्श है। मुझे बताओ हमारे राज्य में विरासत कैसे मिलती है? गलत जवाब दिया तो सजा मौत होगी। यांग लियान का चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांप रहे थे, बोल नहीं पा रहा था। हमारा राज्य स्थापना से ही पदक्रम को सबसे जरूरी मानता है। मौजूदा महाराज भी पिछले 3 भाइयों की मौत के बाद ही गद्दी पर बैठे थे। तुम्हारा ये काम सीधे मेरी सबसे बड़ी वर्जना छूता है। मैंने सीधे पूछा, बताना नहीं चाहते या हिम्मत नहीं? तो मैं बताता हूँ। बड़े छोटे का क्रम, असली गोद का फर्क। तुम पूरे राज्य के अफसरों के लिए मिसाल हो। अब असली बेटे को दबाकर गोद वाले को बढ़ावा देना, इसका मतलब है तुम पूरी दुनिया को बता रहे हो कि गद्दी भी काबिल कोई भी ले सकता है। यांग साहब, तुम्हारी सोच बहुत गहरी निकली। ये बात खत्म होते ही यांग लियान की आंखें पलटकर बेहोश हो गया। मैंने इशारा किया। शाही गार्ड फौरन आगे बढ़कर उसे एक तरफ खींच ले गए। फिलहाल जान नहीं ली, आखिर मौजूदा प्रधानमंत्री है। मेरा उसे सच में मारने का इरादा भी नहीं था। मैंने पसीने से तर यान शियाओ की तरफ देखा। तुम एक दर्जे की सम्मानित महिला होकर असली बेटे को नजरअंदाज करके गोद वाले को बढ़ावा दिया। तुमने ये सम्मानित औरत का कपड़ा पहना है, मुझे बताओ, तुम्हें ये सम्मान दिया, क्या ये मेरी गलती थी? अगर मैं गलत नहीं देख रहा, तुम्हारे बगल वाले इस लड़के के गले का जेड पेंडेंट 3 साल पहले मेरे ऊपर हमला हुआ था, तब प्रधानमंत्री का था। बताओ इसे पहनने का हक इसे कहाँ से मिला? यान शियाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी यांग लियान होश में आ रहा था। ये सुनकर गिरते पड़ते मेरे सामने आया, कांपते हुए बोला, महाराज, वो मैंने ही अपने छोटे बेटे को दिया था। वो कभी घर से बाहर नहीं गया। सिर्फ बच्चों के बीच की गलत फहमी है, महाराज माफ करें। मैंने कांपते यांग मिंग को देखते हुए ठंडी हंसी दी। गलत फहमी? मुझे तो लगता है तुम यांग जी को संभालने में बहुत माहिर हो। दरबार खत्म होने के बाद इतनी तैयारी से घर के मसले सुलझा रहे हो। दक्षिण की बाढ़ का नुकसान गिना क्या? उत्तर की जांच पूरी हुई? विशेष परीक्षा की तैयारी हुई? लियू शुन को सजा मिली? गृह मंत्री का नाम तय हुआ? मैं गुस्से से हंसते हुए बोला, तो तुमने इनमें से एक भी काम नहीं किया, बल्कि यहाँ घर के छोटे मोटे मसले सुलझा रहे हो। तुम्हारी नजर में ये छोटी मोटी घरेलू बातें राज्य के कामों से ज्यादा जरूरी हैं? अगर काम नहीं करना तो निकल जाओ। यांग लियान बेबस होकर बोला, समझदार अधिकारी भी घर के मामले नहीं सुलझा पाता, तो मत सुलझाओ। मैं ठंडी हंसी से बोला, कांक्षी,
मैंने यांग मिंग की तरफ इशारा किया। महाराज के सामने बदतमीजी, आदर न करने का दोष, मौत की सजा दो। कांपता हुआ यांग मिंग सुनते ही बेहोश हो गया। शाही गार्ड ने रस्सी से उसकी गर्दन बांधनी शुरू की। यान शियाओ चीख कर आगे झपटी। महाराज ऐसा मत कीजिए। क्या दुनिया की आलोचना का डर नहीं? दुनिया की आलोचना? मैं हंसा। दुनिया आलोचना नहीं करेगी। एक ऐसी सम्मानित औरत की आलोचना जरूर होगी जो सही गलत का फर्क नहीं जानती, बड़े छोटे का आदर नहीं करती। यान शियाओ जल्दी मत करो, तुम्हारी बारी भी आती है, मैंने शांति से कहा। एक दर्जे की सम्मानित महिला सही गलत नहीं समझती, बड़े छोटे का फर्क नहीं समझती। बर्ताव अहंकारी, महाराज को ना मानने वाला, मौत की सजा। यान शियाओ डर और गुस्से से चीखी। जालिम, तुम एक जालिम राजा हो। इतिहास तुम्हारे इस जुल्म को याद रखेगा। मैं मुर्दे से बहस करने की आदत नहीं रखता। शाही गार्ड ने पहले से माहिर होकर उसे भी बांध दिया। मैं बैठ कर देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अचानक सिर झुका लिया। मैंने नजर हटाकर यांग लियान की तरफ देखा। बच्चों की परवरिश में गलती, अपने काम में लापरवाही, 3 महीने की तनख्वाह काटी जाए। यांग लियान को अंदर से राहत मिली। बेटा भले गया, पर कम से कम प्रधानमंत्री का पद बच गया। मैंने बगल में लेटे आंसुओं से भीगे यांग जी को देखा। गुस्से से माथा दबाते हुए खड़ा हुआ। आज न्याय के लिए सब मर गए क्या? हाथ पैर होते हुए घंटी नहीं बजाई, शिकायत दर्ज नहीं कराई, बस घुटनों पर बैठकर रोते रहे। तुम में हमारे राज्य के लड़के जैसा जरा भी जज्बा नहीं बचा। यांग जी आंखें लाल किए घुटनों पर गिरकर जोर से बोला, जनता की गलती, आगे से पढ़ाई और कुशल विद्या में जुटूंगा। महाराज की कृपा के लिए जान दे दूंगा। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मैंने ठंडे स्वर में कहा। इतनी फुर्सत है तो राज्य के लिए 2 असली काम करो। हवेली से निकलते वक्त मैंने बिना पीछे देखे कहा, उस आदमी को ढूंढो जिसने 20 साल पहले यांग जी को चुराया था। उसकी 9 पीढ़ियों को खत्म करो। जो भी बेचा खरीदा उसमें शामिल था, 3 पीढ़ियों को भी। पीछे यांग जी आंसू बहाते हुए बोला, जनता महाराज की शिक्षा हमेशा याद रखेगी। उसका शरीर अभी भी बेबस था, पर आंखों में एक तेज चमक आ गई थी, जैसे तपती धूप। प्रधानमंत्री की हवेली से निकलते ही कांक्षी ने धीरे से याद दिलाया, महाराज, गृह मंत्री का नाम अभी तय नहीं हुआ। मैंने सिर हिलाकर कहा, भरी, पहले महल लौटते हैं। आज का दिन बहुत परेशान करने वाला रहा। ये लोग आखिर हैं क्या? शाही दफ्तर लौटकर पहाड़ जैसे जमा हुए दस्तावेज देखकर मुझे राहत मिली। सिर्फ काम, राज्य को धीरे धीरे मजबूत होते देखना, यही मुझे चाहिए। जो भी मेरे काम में रुकावट डालेगा, उसे मरना होगा। मुझे पवित्र काम में रुकावट मत डालो, वरना मैं खून की नदी बहा दूंगा। महल में 3 दिन बाद सुबह की सभा होगी। 3 दिन बाद सुबह सभा हुई। युयुशुन को 3 दिन पहले मार दिया गया था। ये लोग अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। मैं उम्मीद से दरबारियों की तरफ देखकर खुद बोला, साथियों, लियू शुन के गुनाह पर किसी की कोई राय है? पूरा दरबार गूंज उठा। महाराज बुद्धिमान हैं, हमें कोई एतराज नहीं। सारे अफसर दिल में सोच रहे थे, कौन नहीं जानता तुम इतने निर्दयी राजा हो। सेना भी तुम्हारे इशारे पर है, अब पूछ रहे कोई एतराज है या नहीं। हमें बेवकूफ समझते हो क्या? उन्हें अच्छे से याद था, जब मैं युवराज था, राजकुमारी चुनने के वक्त छोटे विद्रोह में सिर्फ 800 सैनिकों से हजारों विद्रोहियों को खत्म किया था। डाकुओं को वफादार सेना में बदल दिया था। पूरे राज्य में मशहूर हो गया था, ये खूनी राजा की तलवार से कौन बचे। सभा खत्म होने वाली थी, तभी गुरु झोयान आगे आकर धीरे से बोले, महाराज, अब जब राज्य में शांति है तो क्या वारिस के बारे में सोचना चाहिए? ये बात सुनते ही सारे अफसर सोचने लगे, इस बुढ़े ने पहले ही बाजी मार ली। अपनी बेटी को इस निश्चित रूप से इतिहास में नाम कमाने वाले राजा के हरम में भेजना, यानी सीधे आसमान छूना, इतिहास में नाम दर्ज होना। मैंने सोचा, सच में जरूरी है। वारिस होगा तो सारे अफसरों को भी एक उम्मीद मिलेगी। तो अगले साल वसंत में रानी चुनाव करते हैं। मैंने पक्का फैसला सुनाया, पर जनता को परेशान करके पैसा नहीं उड़ाया जाएगा। मैं हर पैसे का हिसाब देखना चाहता हूँ। मैं पुराने राजा की गलती दोहराना नहीं चाहता। सारे अफसर गंभीर होकर एक साथ बोले, जी हुक्म। इसका मतलब था अभी एक पैसा भी बर्बाद नहीं हो सकता। बर्बाद किया तो मौत तय है। दरबार खत्म होने के बाद मैं शाही दफ्तर में मन लगाकर रात तक दस्तावेज देखता था। इन 3 दिनों की व्यस्तता से मुझे लगा जैसे मैं भी थोड़ा उजला हो गया हूँ। अचानक एक अनजान खुशबू आई। हाथ के पास गर्म चाय रखी मिली। मैंने बिना सिर उठाए पूछा, कांक्षी ने भेजा है क्या? पहले जाकर उसे रिपोर्ट दो, उसकी बात मानो। लड़की तेजी से सांस लेते हुए विदा हो गई। कमरे के बाहर कांक्षी हंसते हुए उस औरत को हाथ जोड़कर बोला, बधाई हो श्वेत जी, अब से आपको महाराज के साथ रहना होगा। श्वेत निंग ने शर्माते हुए कांक्षी को एक भारी सी छोटी थैली थमाई। कांक्षी फौरन वापस करने लगा। मुझे पहले ही तोहफा मिल चुका, काम हो चुका, ये नहीं ले सकता। कांक्षी को अच्छे से पता था वो महाराज का आदमी है, पैसा लेने की एक सीमा है। वो हमेशा कांक्षी सुबह श्वेत निंग को समझाता है, महाराज को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बस इतना सुझाव दे सकता हूँ, अपना काम अच्छे से करो, किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, यहाँ तक कि महाराज को भी नहीं। श्वेत निंग को कुछ समझ नहीं आया। ये कांक्षी की खुद की समझ थी। वो 2 रानियां जो 10 साल मेरे साथ रहीं, उनके प्यार पाने की वजह यही थी कि उन्हें राजपाट, पद या ताकत की कोई परवाह नहीं थी। रात को कपड़े उतारकर बिस्तर पर जाते वक्त मुझे बगल में एक गर्माहट महसूस हुई। अंधेरे में एक साहसी बड़ी आंख कंबल के पीछे से मुझे देख रही थी। मैंने श्वेत निंग की नजर का सामना करते हुए मुस्कुराया, साज आजमाएं? कांक्षी ने इशारा किया।
आसपास के नौकर चुपचाप शाही कमरे से बाहर निकल गए। क्या ये भी इंसान है? स्पष्ट। अगली सुबह मैं समय पर उठकर तैयार हुआ। नौकर आगे आकर अभी भी सो रही श्वेत मिंग को बगल के कमरे में ले गए। कांक्षी अभ्यस्त होकर आगे आकर मेरे दरबारी कपड़े पहनाने लगा। साथ ही धीरे से बोला, महाराज, यांग जी को चुराने वाले को पकड़ लिया गया। अच्छा, कौन था? मुझे उत्सुकता हुई। प्रधानमंत्री की हवेली में आना जाना करने वाले तो कम ही होते हैं। कांक्षी ने बताया, यांग साहब के दूर के रिश्तेदार यांग परिवार ने काम किया। साथ में यांग परिवार की तीसरी शाखा के किसी ने भी मदद की। इसके अलावा एक पुरानी बात भी पता चली। यांग शियाओ के बचपन में एक प्रेमी था। वो यांग परिवार की तीसरी शाखा का यांग मिंग ही था। असली बेटे यांग जी को हवेली से बाहर भेजकर नाजायज बेटे यांग मिंग को यांग साहब की विरासत दे दी। मैं सुनकर हैरान रह गया। तो यांग लियान को खुद धोखा मिला और उसने 20 साल तक दूसरे का बेटा ही पाला। ये चालबाजी भी बड़ी माहिर निकली। इतने साल किसी को शक भी नहीं हुआ ये इंसान है या नहीं, और सजा तो सही मिली। कांक्षी ने तारीफ की, महाराज बुद्धिमान है, पर इस मामले की वजह से यांग साहब का अब यान परिवार से पूरी तरह रिश्ता टूट गया है। यान परिवार में सबसे बड़ा पद रीति मंत्रालय के उप मंत्री यान शन का है, पर दक्षिण में उनकी जड़ें गहरी हैं। मैं सुनकर सतर्क हो गया। कांक्षी का इशारा समझ गया। शाही आदेश के हिसाब से यान परिवार को सख्त सजा देनी होगी, पर एक स्थानीय परिवार की इतनी हिम्मत कि प्रधानमंत्री तक की चाल चले, यहाँ तक कि सत्ता पलटने की सोच भी रखे, ये हिम्मत बहुत ज्यादा है। मैंने सोचकर शांति से कहा, कांक्षी, संदेश भेजो। आज की सुबह सभा रद्द, प्रधानमंत्री झाओ और सारे मंत्रालय के मुखिया शाही दफ्तर आए। मैं दक्षिण जाऊंगा। कांक्षी हैरान होकर बोला, महाराज खुद यान परिवार को पकड़ने जाएंगे? शाही दफ्तर में सारे बुजुर्ग मंत्री मेरी योजना सुनकर हैरान रह गए। बड़ी बात को छोटी मीटिंग में, छोटी बात को बड़ी मीटिंग में। दक्षिण की बाढ़ के मुकाबले मेरा दक्षिण दौरा कहीं ज्यादा जरूरी था। झाओ जी वगैरह जरूर बहते हुए वहां जाएंगे प्रशासन संभालने, पर यह तो गुप्त दौरा होगा। अगर रास्ते में राज्य के सारे भरोसेमंद अफसरों के माथे पर पसीना आ गया। सबकी नजरें गुरु झोयान पर टिक गई। महाराज, आपके शिष्य हैं, जल्दी समझाइए। झोयान ने साथियों की नजर महसूस करते हुए फौरन कहा, महाराज, क्या आप बल प्रयोग की सोच रहे हैं? मैंने ठंडी हंसी से कहा, ठीक ही तो है। दक्षिण का यान परिवार इतनी हिम्मत करता है कि मौजूदा प्रधानमंत्री पर ही चाल चले। जरूर इनका जाल बहुत गहरा और फैला हुआ होगा। मुझे तो देखना है इस यान परिवार की असली ताकत क्या है। साथ ही ये भी देखना है दक्षिण की बाढ़ आधे साल से क्यों नहीं रुक रही। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। जब तक मैं इस बार यान परिवार को करने जाकर किसी मुसीबत में न फंसूं, सब ठीक रहेगा। इन दिनों तुम सब इसी शाही दफ्तर में रहो। दरबार के सारे काम अपने अपने जिम्मे संभालो। कोई भी अटका हुआ काम न रहे। हर 3 दिन में मुझे रिपोर्ट भेजो। गार्ड्स का एक दस्ता लेकर तुरंत निकल पड़ा। एक साधारण छोटी नाव पर मैं आगे खड़ा एक हाथ वाली दूरबीन से दूर का नजारा देख रहा था। आसपास कई मछुआरे जैसे कपड़ों में ताकतवर आदमी बांस की राफ्ट पर साथ चल रहे थे। आगे अचानक शोर सुनाई दिया। मैंने दूरबीन उठाई तो देखा एक आधे कपड़ों वाली लड़की गुस्से से मछुआरे के भेस में एक शाही गार्ड से लड़ रही थी। पीछे एक सुंदर जवान आदमी भी सख्त चेहरे से कुछ कह रहा था। मैं धीरे से बोला, इस साल का नया टॉपर लिन युनशियाओ, ये तो पिछले साल मेरे और पिता के चुने हुए टॉपर है। चलो जाकर देखते हैं। मैंने बिना पीछे देखे कहा। कांक्षी भी पास आकर देखकर उसकी नजर थोड़ी बदल गई। क्या ये उसी की बात नहीं जिसकी शादी अभी गुरु की बेटी जो पिंगटिंग से? फौरन चेहरा गंभीर होकर एक पैसे की थैली फेंककर बेइज्जती सहते हुए जाने लगा। पर वो लड़की सीधे राफ्ट पर कूद पड़ी। नहीं मानी, मुझे कुछ नहीं पता। आपने गुरु की बेटी का शरीर छुआ, भले ही आप उसे बचाने के लिए ही आए हों, पर आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुनकर मेरी भौएं सिकुड़ गईं। बात झो पिंगटिंग से भी जुड़ी थी। वो शाही गार्ड गुस्से से बोला, आज मुझे जरूरी काम है, तुमसे उलझने का मन नहीं। और उस चांदी में पूरे 10 तोले एक नई नाव खरीदने के लिए काफी है। और उलझा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी वक्त मेरी नाव उन दोनों के पीछे पहुंच गई। मैंने शांति से पूछा, क्या हुआ है? वो शाही गार्ड आवाज सुनते ही घबरा गया। पलटकर सिर झुकाकर धीरे से बोला, साहब, पहले यहाँ कोई पानी में गिर गया था, मैं जल्दी में पानी से खींच लाया। बाद में पता चला वो गुरु की बेटी है। अब ये दोनों मुझसे जिम्मेदारी मांग रहे हैं। टॉपर साहब भी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। हैरानी से लिन युनशियाओ और उस लड़की को देखा। तुमने बचाया, ये दोनों तुमसे जिम्मेदारी मांग रहे हैं? तुम लोग आपस में क्या रिश्ता रखते हो? लिन युनशियाओ ने विनम्रता से झुककर नरम आवाज में कहा, साहब को प्रणाम, मैं इस लड़की का मंगेतर हूँ। जैसे शादी के बाद पति का साथ जरूरी है। आपके गार्ड ने झो टिंटिंग के शरीर को छुआ है। हालांकि वो मुझसे शादी नहीं करेगी, पर पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ आपका गार्ड जिम्मेदारी उठाए। मैं सुनकर कांक्षी की तरफ देखा। नजर में हैरानी और सवाल था। ये तो मेरा चुना हुआ टॉपर है। कांक्षी सूखा सिर हिलाया। ये तो बहुत बेतुका है। टॉपर तो साफ साफ बाहरी आदमी के साथ मिलकर अपनी मंगेतर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब जब वो बच गई तो बाहरी आदमी से जिम्मेदारी मांग रहा है। ये तो मेरे खुद तय किए रिश्ते की बात है। झो पिंगटिंग कहाँ है? मैंने उस शाही गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने 2 खड़ी नाव की तरफ इशारा किया। मैंने फिलहाल उन्हें वहां बिठाया है, उन्हें ले आओ। गार्ड ने लिन युनशियाओ को गुस्से से घूरकर मुंह बिगाड़कर नाव खींचकर चला गया। उसे अब समझ आ गया था कि वो इन दोनों बदमाशों की चाल में फंस गया था। मेरी नजर याद करके उसने दोनों को दया से देखा, जिससे लगा अब महाराज के दक्षिण से लौटने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जल्दी ही गार्ड का ओवरकोट ओढ़े पूरी तरह भीगी झो टिंगटिंग को नंगे बदन गार्ड लेकर आया। कांक्षी ने फौरन एक बड़ा शॉल निकालकर झो टिंगटिंग को ढक दिया। लिन युनशियाओ तभी फिर बोला,
पसीने से तर चेहरे से। टिंटिंग देखो, अब तुम इस आदमी से इतनी करीबी दिखा चुकी हो, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ? अगर एक बीच का रास्ता निकालें, अगर तुम उपपत्नी बनने को तैयार हो तो मैं पुरानी बात भूलकर तुम्हें घर ले आऊंगा। मैं लिन युनशियाओ को नहीं देखा, ऐसे मुर्दा जैसे इंसान से बात करने का मन नहीं हुआ। मैंने सिर झुकाकर नरमी से पूछा, झो जी, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही झो टिंटिंग ने अचानक सिर उठाया। अपने पुराने सहपाठी को देखकर आंखें लाल हो गईं। कुछ बोलने ही वाली थी कि कांक्षी की तरफ देखा जो जोर से इशारे कर रहा था। समझते हुए धीरे से बोली, मैं तो साहब से न्याय की गुहार करती हूँ। मैंने सिर हिलाकर लिन युनशियाओ की तरफ देखा। तुम ये शब्द सुनते ही लिन युनशियाओ का चेहरा एकदम पत्थर जैसा सफेद पड़ गया। उस थोड़ा पहचाना चेहरा अचानक साफ हो गया। ये तो मौजूदा महाराज के चुने हुए नए टॉपर लिन युनशियाओ हैं। चरित्र गंदा, हरकतें बेतुकी, बाहरी आदमी के साथ मिलकर मंगेतर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, इसे मौत की सजा। इसके परिवार की 3 पीढ़ियों को समाज में जगह नहीं मिलेगी। टॉपर का खिताब भी छीना जाता है। तुम इसे न्याय मंत्रालय ले जाओ जांच के लिए, साथ ही झो जी को राजधानी सुरक्षित पहुंचाओ। झो जी को राजधानी पहुंचाओ। मैं उस नंगे बदन गार्ड की तरफ इशारा किया। वो गार्ड हैरान होकर खुद की तरफ इशारा किया। मैं? मेरा मतलब समझ चुके गार्ड के अफसर की आंखें जलन से लाल हो गईं। उसे जोर से लात मारकर धीरे से बोला, आदेश स्वीकार करो, महाराज की मेहरबानी है ये। गार्ड की आंखें चमक उठी। जी हुक्म। इसी वक्त वो सुंदर लड़की भी हाथ फैलाकर सामने आ गई। चिल्लाई, तुम कौन हो? इतनी बेअदबी कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता ही कौन है? मैंने लड़की को देखकर ठंडे स्वर में कहा, साथ में शामिल होने का अपराध, मौत की सजा। ऐसी बेवकूफी भरी सलाह तो इसी ने दी होगी। फिर से 2 बेवकूफ बदमाश मारे गए। न हिम्मत न जिम्मेदारी, बल्कि साजिश करके जानबूझकर झो पिंटिंग को पानी में गिराया ताकि उसे शर्मिंदा करके गुरु के सहारे ऊंचे पद पर पहुंचा जा सके। ऐसी चीजें मेरी नजरों को गंदा करती हैं। गार्ड्स जंगली शेर की तरह दोनों को बांध दिया। उस बदमाश जोड़ी को घसीट कर ले जाने के बाद मैंने झो पिंटिंग की तरफ देखकर आह भरी। अब सच समझ आया। फिर भी शादी करना चाहती हो? झो पिंटिंग की आंखें चमक उठी। जोश से बोली, सच में? साहब, क्या मैं अब भी युनशियाओ की असली पत्नी बन सकती हूँ? वो बस पल भर के लिए भटक गया था। बड़ी गलती नहीं थी। मैं रुक गया, कांक्षी की तरफ देखा। मैं अभी अभी हैरान होकर झो टिंटिंग को देखा। तुम भी बीमार हो क्या? मैंने माथा दबाया। इस जहर खाई हुई लड़की को मारने का मन नहीं हुआ। शादी रद्द। 3 दिन के अंदर तुम्हें उस गार्ड से शादी करनी होगी जिसने तुम्हें बचाया। शादी के बाद अच्छे से होश में आना। अगर फिर भी समझ ना आए तो साध्वी बन जाना। जो टिंटिंग रोते हुए बोली, साहब ये तो जबरदस्ती है। आप? कांक्षी पसीने से तर होकर फौरन उसका मुंह दबा दिया, कहीं कोई और गलत बात ना बोल दे। साथ ही एक खास दवा उसकी नाक मुंह में डाल दी जब तक झो बेहोश हो गई। मैं झल्लाकर बोला, उस गार्ड को कहो घर ले जाए। बच्चा 100 दिन का ना हो जाए तब तक घर से बाहर नहीं निकलेगी। गुरु को मिलने की इजाजत है, पर यह औरत अब कभी गुरु के घर कदम नहीं रखेगी। ऐसी बेवकूफ को मेरे गुरु को दुखी करने नहीं दूंगा। गुरु की बेटी का उपपत्नी बनना, ये तो पूरी दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक है। फिर से यात्रा शुरू होने पर मैं गुस्से से भरा हुआ था। सोच रहा था इस राज्य में इतने बेवकूफ लोग क्यों हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं, अब खून बहाना ही पड़ेगा। शादी शादी, हल्के गुलाबी कपड़ों में श्वेत निंग, ऐसे लोगों के लिए दिल क्यों जलाते हो? मुझे लगता है वो लिन युनशियाओ बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। झो परिवार की बेटी इतनी अच्छी होकर भी एक साधारण लड़की के लिए इतनी अच्छी लड़की को उपपत्नी बनने देना, ऐसे इंसान की मौत में कोई अफसोस नहीं। मैं ठंडी हंसी से बोला, वो तो मरने लायक है ही। मेरी नज़र में झो पिंटिंग भी मरने लायक है। गुरु ने बुढ़ापे में ऐसी बेटी पाई, जिंदगी भर की इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। उसके लिए दोबारा शादी भी नहीं की और वो अपने पिता को यूं चुकाती है। श्वेत निंग नरमी से बोली, साहब पूरे राज्य के काम की चिंता आप ही करते हैं, थकते नहीं? मैं उसकी बातों में आधी सच्ची आधी झूठी परवाह सुनकर सिर हिलाकर हल्की हंसी दी। मुझे ये मजा आता है, पर मैं आमतौर पर लोगों से ये बातें नहीं करता। श्वेतनिंग फिर तुरंत मेरे पीछे खड़ी होकर छोटे हाथों से मेरे कंधे मलने लगी, और जहां मुझे नहीं दिखता, लड़की ने छोटा कागज कलम निकालकर तेजी से 2 लाइनें लिखी। सामने से आकर देश की बातें नहीं करता, अफसरों की बुराई नहीं करता। कुछ ही दिनों में ऐसे नोट से एक पूरा कागज भर चुका था। रास्ते भर श्वेत नींद किसी छोटी बुलबुल की तरह 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 के दरबारी गीत और लोकगीत सुनाती रही। मैं भी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। श्वेत निंग ने ध्यान से मेरे भाव देखकर आंखों में हल्की चमक आई। फिर से चुपके से नोट किया। लोकगीत पसंद हैं, दरबारी अश्लील गीत नहीं। कांक्षी ये देखकर दिल में तारीफ करने लगा, ऐसा दिल है तो श्वेत जी जरूर कामयाब होंगी। 3 दिन लगातार नाव में चलते हुए मैं भी थोड़ा थक गया। कांक्षी से कहकर पास के किनारे रुककर आराम करने का फैसला किया। जमीन पर उतरकर सामने भीड़ भाड़ वाला बंदरगाह देखकर मुझे राहत मिली। ये सब मेरा ही राज्य है। अचानक बंदरगाह का शोर मुझे सुनाई दिया। मैंने ध्यान दिया। एक आदमी कांक्षी के पास आकर कुछ कहा। कांक्षी फौरन आगे आकर धीरे से बोला, साहब लगता है शेनान नाम का आदमी आज शादी कर रहा है। दूसरी पत्नी को असली पत्नी बना रहा है। असली पत्नी शब्द सुनते ही मेरी आंखें ठंडी हो गईं। हमारे राज्य में इतना बड़ा विद्रोह, दिलचस्प है। चलो देखते हैं। कांक्षी मेरी नाराजगी वाली आवाज सुनकर सोचने लगा, शेनान की खैर नहीं। महाराज की माँ को खुद पिछले महाराज ने रानी पद का लालच देकर महल में बुलाया था। सोचा था असली पत्नी बनकर सुरक्षित रहेगी, पर आज पद दिया कल छीन लिया। असली पत्नी की भी यही हालत होती है। शेन हवेली में लोगों का आना जाना सब खुशी से भरे।
हम अभी घुसे ही थे कि एक बेभाव चेहरे वाली खूबसूरत औरत सामने आई। मुझे झुककर सलाम किया। साहब को प्रणाम, मैं शेनजी हूँ। सुना नौकरों ने एक शानदार साहब पार्टी में आए हैं, इसलिए स्वागत करने आई। मैं उसे देखकर भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, शेन जी, तुम शेनान की पत्नी हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। औरत ने हल्के से सिर झुकाया। मैं उसे गहरी नज़र से देखते हुए बोला, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों बैठते ही कांक्षी की नज़र सख्त हो गई। साहब, ये शेन जी लगती है 5 साल पहले। मुझे पता है। मैंने चाय उठाते हुए शांति से कहा, ये 5 साल पहले झींग राजकुमार के लिए सिचुआन में मरे 177 बहादुरों के परिवार की हैं। उस वक्त मैंने 177 शांति पदक बनवाए थे, ताकि उन्हें देश की शांति के लिए दी गई कुर्बानी की इज्जत मिले। उसकी कमर पर बंधा शांति पदक वही है जो मैंने खुद लिया था। इसी बीच मुझे पीछे के हिस्से से कुछ शोर सुनाई दिया। सोचकर कांक्षी को इशारा किया। टहलने के बहाने सीधे पीछे के हिस्से चला गया। पीछे एक बूढ़ी कर्कश आवाज गूंज रही थी, शेनान, तो इतने सालों तुम मुझसे इसलिए लड़ते रहे क्योंकि तुम्हें लगता है मैंने लिन छिंगियों को भगा दिया था, है ना? शेनान शांति से बोला, अगर माँ ने जबरदस्ती मुझसे शू रोंग की शादी न करवाई होती तो मैं और छिंगियो साथ होते, आज जो चाहा वो मिल गया। शेन बूढ़ी माँ गुस्से में शू रोंग की तरफ देखकर सख्ती से बोली, तुम शेन परिवार की मालकिन हो। ये सब बातें तुम्हारे पति को खुद क्यों करनी पड़ी? तुम कैसे घर संभालोगी? डांट सुनने की आदी हो चुकी शू रोंग शांति से बोली, माँ, शेन साहब पहले ही घर की, ये बात आप भी जानती हैं। मैं तो बस नाम की असली पत्नी रह गई हूँ। और 5 साल की शादी में आपने कभी देखा है पति ने घर में रात बिताई हो? आज की बात मैं खुद राजी हूँ। शेन बूढ़ी माँ चुप हो गई। उम्मीद है तुम दोनों को पछतावा ना हो, कहकर नौकरानी के सहारे कांपते हुए पीछे लौट गई। शू रोंग भी उठकर दरवाजे की तरफ चली। एक सुंदर धागों वाला थैला नौकरानी को दिया। बूढ़ी माँ को नींद नहीं आती। ये मैंने बनाई शांति देने वाली सुगंध है, मेरे न रहने पर बिस्तर के पास टांग देना। शादी के शानदार कपड़ों में शेनान पीछे दौड़ते हुए सख्त होकर पूछा, शू, साफ साफ बताओ, क्या तुम शू परिवार वापस जाओगी? पर तुम्हारे शू परिवार में तो अब कोई बचा ही नहीं। वापस जाकर खुद को कैसे संभालोगी? मैंने अभी अभी छिंगियों से शादी की है। तुम अभी घर से निकल गई तो छिंगियो क्या सोचेगी? अगर तुम आगे छिंगियों को परेशान न करो तो ये घर तुम्हारा भी है। भले ही हम असली पति पत्नी ना रहें, पर तुम सही से रहोगी तो आगे हमारे बच्चे भी होंगे। तुम्हें बुढ़ापे की चिंता नहीं करनी होगी। छुपकर सुनते हुए मेरी नज़र सख्त हो गई। श्वेतनिंग भी नफरत से धीरे से बोली, साहब, ये शेन परिवार, ये शादी है या ये शादी नहीं है? उसे लगा अगर ये आदमी पागल न होता तो ऐसी बातें कैसे कह सकता है। मार दूंगा। मैंने दूर जाते दोनों को देखते हुए गहरी सांस ली। दिल की हत्या की इच्छा को धीरे धीरे दबाया। आ भरकर बोला, मैंने ऐसे आदमी को काउंटी मजिस्ट्रेट बनाया। मैं भी गलती कर बैठा। मैंने कांक्षी को एक मुहर देते हुए सीधे कहा, जाओ लोग बुलाओ, इस शेन हवेली को घेर लो। कांक्षी ठंडे चेहरे से चला गया। श्वेतनिंग धीरे से बोली, साहब, आज तो शेन हवेली की खुशी का दिन है। हमें, मैं ठंडे स्वर में बोला, अगर इसे खुशी मनाने दिया तो मेरे लिए खून बहाने वाले 177 बहादुरों का बलिदान बेकार हो जाएगा। खून बहाने वाले 177 बहादुरों का बलिदान बेकार हो जाएगा। इसे काउंटी मजिस्ट्रेट का पद इसलिए मिला क्योंकि मैंने पहले आदेश दिया था कि शांति पदक रखने वाले हर परिवार के लिए दरबार में सारे काम विशेष तरीके से किए जाएं। अब ये शू रोंग के पिता भाई की कुर्बानी को रौंद रहा है। मुझसे खाना खाने का भी मन नहीं हुआ। जल्दी ही वक्त आ गया। मैंने देखा शू रोंग बेजान आंखों से एक कोने में बैठी थी। दिल में गुस्सा उबल रहा था। पति पत्नी की रस्में पूरी हुई। बधाई की आवाजें सुनते हुए कांक्षी वापस आकर रिपोर्ट दी। कांक्षी के दिए मेहमान वाले कपड़े पहनकर मैं खड़ा हुआ। सारे मेहमानों की हैरान नजरों के बीच मुख्य हॉल में चला गया। आपस में सहारा लिए खड़े दोनों को देखते हुए मैं धीरे से बोला, शेन साहब, मुझे नहीं पता था हमारे राज्य में कब से असली पत्नी और बराबर पत्नी दोनों की बात होने लगी। शेनान बेशर्मी से बोला, आप कौन हैं? किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हैं? मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। बराबर पत्नी बनाना कौन सा गुनाह है? मैं हल्के से हंसा। हमारे राज्य में सिर्फ एक न्याय का सिद्धांत है। क्या हमारे राज्य का ये सिद्धांत तुम पर लागू नहीं होता? शेनान का चेहरा सफेद पड़ गया। गुस्से से चिल्लाया, इस बदतमीज को पकड़ो जो सरकारी अफसर के बारे में बकवास कर रहा है। पर कोई आगे नहीं आया। शेनान का चेहरा बदल गया। घबरा कर बोला, तुम कौन हो? सरकारी अफसर की बेइज्जती करने की हिम्मत? क्या बगावत करनी है? मैं उसे नहीं देखा। शू रोंग की तरफ मुड़कर बोला, शू जी, ऐसे आदमी से शादी करके खुश हो? शेनान गुस्से से फौरन पलटा, ये तेरा प्रेमी है ना? मेरी खुशी के दिन झगड़ा करने आया है, इसीलिए तुम आज इतनी चुप हो? कोई बात नहीं कर रही तो यहाँ इंतजार कर रही थी। मैं भौहें सिकोड़ते हुए अगले ही पल कांक्षी तीर की तरह शेनान के सामने पहुंचा। बड़े हाथ से 3 थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। शेनान जमीन पर बैठा, आंखें दबाए, नजर में साफ हैरानी थी। कांक्षी ठंडे स्वर में बोला, मेरे साहब बात कर रहे हैं, तुम्हारी बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आवाज तेज नहीं थी, पर सुनने में सबको ठंडक महसूस हुई। ऐसी आवाज सिर्फ बहुत ऊंचे पद वाले को ही मिलती है। ऐसे इंसान से साहब कहलाने वाला कम से कम राजकुमार दर्जे का होगा। मैंने शू रोंग की तरफ देखकर धीरे से कहा, अगर मौका मिले तो। साहब की मेहरबानी का शुक्रिया। तलाकनामे पर उसके अपने हस्ताक्षर चाहिए। पर वो तो काउंटी मजिस्ट्रेट है, वो तलाक नहीं देगा। शेनान तभी होश में आकर दांत भींचकर बोला, शू रोंग अगर सोचती है अलग होना आसान है तो सपना देख रही है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस आदमी के साथ कभी नहीं रह सकती। उसके बगल में खड़ी दूसरी पत्नी लिन छिंग्युए ठंडी नजर से बोली, सही कहा, तुम अभी शेन परिवार की पत्नी हो, फिर भी बाहरी मर्द से मिलती हो।
ये तो 7 गुनाहों में गिना जाता है। लिन छिंग्युए की बात पूरी होने से पहले ही उसे कांक्षी ने एक लात मारकर 3 कदम दूर गिरा दिया। वो जाकर शू रोंग के बगल में गिरी। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या हैसियत है? कांक्षी ठंडे स्वर में बोला। मैं इन दोनों के तमाशे में नहीं पड़ा। शू रोंग की तरफ देखकर सीधे पूछा। शू जी, मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो? शू रोंग की आंखों में उम्मीद की चमक आई। मैं हर पल यही चाहती हूँ कि शेन ठंडी हंसी से बोला। मैं दरबार का सरकारी अफसर हूँ, कोई राजकुमार भी मुझसे मनमानी नहीं कर सकता। तुम इतनी हिम्मत कैसे करते हो? ये तो बगावत है। मैंने उसे एक नज़र देखकर शांति से कांक्षी को इशारा किया। शेन को उसकी नई पत्नी लिन छिंग्युए की हत्या के जुर्म में मौत की सजा। वो पत्नी लिन छिंग्युए जो घमंड में असली पत्नी को सताती रही, उसे भी मौत की सजा। शेन बूढ़ी माँ को 100 मील दूर भेजा जाए। शेन परिवार की संपत्ति खजाने में जमा। फिर मैंने हैरान शू रोंग की तरफ देखा। इस तरह मैं इसे संभालता हूँ, तुम्हें ठीक लगा? शू रोंग की आंखें लाल हो गईं, जमीन पर गिरकर सिर झुकाया। शू रोंग महाराज की कृपा का शुक्रिया अदा करती है। अब से इस दुनिया में शेन परिवार की पत्नी नहीं, बस शू परिवार की बेटी है। मैंने आगे बढ़कर उसे उठाया, उसकी कमर के शांति पदक की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा। वो काउंटी मजिस्ट्रेट का पद तुम्हारे परिवार की वजह से मिला था। उसने जो बेइज्जती की वो तुम्हारी नहीं, मेरी मेहनत की बेइज्जती थी। आगे शादी करते वक्त आंखें खुली रखना। बगल में शेन दर्द से चिल्लाया। महाराज, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। रोंग जी, जल्दी महाराज को समझाओ। मैं अभी लिन छिंग्युए से, अगर तुम मेरे लिए भीख मांगोगी तो मैं तुम दोनों को साथ में यमलोक भेज दूंगा। वहां एक बदकिस्मत जोड़ा बनकर रहना। अच्छा है, मेरे राज्य में अभी भी उम्मीद बची है। शू रोंग बिना सिर उठाए बोली। महाराज का फैसला अंतिम है। मैं शेन साहब से पहले ही अलग हो चुकी हूँ। शेन साहब अपनी किस्मत खुद संभाले। ये सुनकर मेरी नज़र की सख्ती गायब होकर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे लगा ये फिर से झोप पेंटिंग जैसा मामला होगा। अच्छा हुआ नहीं है। अच्छा है, मेरे राज्य में अभी उम्मीद बची है और सब निपट गया। मैं पलटकर चला गया। 2 शाही गार्ड मछली की तरह घसीटते हुए ले गए। कांक्षी ठंडी हंसी से बोला। इन्हें रास्ते पर भेज दो। आसपास के मेहमान सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। हमारे जाने के बाद ही डरे हुए परिंदों की तरह भाग गए। रास्ते में कांक्षी ने देखा श्वेत निंग फिर एक लाइन लिखी। सबसे मैंने ये तमाशा सुलझाकर नाव फौरन आगे बढ़ा दी। इसके बाद कांक्षी ने आदमी भेजकर इन दिनों में जमा हुए शाही दफ्तर के दस्तावेज मंगवाए। श्वेत निंग नरमी से मुझे कमरा दिखाने ही वाली थी कि मेरा शरीर अचानक सख्त हो गया। मैं गुस्से से दस्तावेज किनारे फेंककर ठंडी आवाज में कहा, मुझे तो ये बेतुका लगता है। दक्षिण की बाढ़ में युंगसे काउंटी का मजिस्ट्रेट 7 बार घर के सामने से गुजरा, पर 7 साल की अपनी बेटी को नहीं बचाया, बल्कि पड़ोसी के मुर्गे, बत्तख, सुअर, कुत्ते सब बचा लिए। बाद में पीड़ितों को उस बच्ची को पेड़ की डाल पर लटका देखकर बड़ी मुश्किल से बचाया गया। ये नाकारा लोग तो इसे बड़ी नैतिकता तारे हैं। इसे प्रमोशन भी देना चाहते हैं। मेरी सांस तेज हो गई। दिल किया इन सबको। मैंने गुस्सा दबाकर अगला दस्तावेज खोला। आंखें फौरन फट गईं। निंग निंग, ठंडी चाय लाओ जल्दी, मैंने दांत भींचकर कहा। मौजूदा नौवीं राजकुमारी, मेरी अपनी बहन, शादी को 6 महीने भी नहीं हुए, अब कह रही है मौजूदा पति को प्यार नहीं करती, एक घोड़े वाले नौकर को अपना पति बनाना चाहती है। ये इंसान भी होते हैं क्या? मन कर रहा है बहन का दिमाग निकाल कर देखूं वो अभी है भी या नहीं। मुझे लगा जैसे फट पड़ूंगा। कोई हैरानी नहीं कि शाही दफ्तर ये सारी बकवास संभाल नहीं पा रहा था। मुझे लगा शायद इन सबकी गलती नहीं, मेरी ही पिछली जिंदगी के पाप है जो मुझे इस अजीब राज्य का राजा बना दिया। ठंडी चाय पीकर मैंने तीसरा दस्तावेज खोला। बस एक नज़र में ही मुझे लगा नाव उछल गई हो। मैं चेहरा काला किए बाहर चिल्लाया, कांक्षी, स्पीड बढ़ाओ। उस दस्तावेज में लिखा था, लियांग राजकुमार की नई शादीशुदा अपनी शादी से भागकर एक शिकारी के साथ फरार हो गई। लियांग राजकुमार पत्नी को वापस नहीं ला पाए तो शिकारी से मुकाबले का फैसला किया। बीच में घोड़े से गिरकर पैर टूट गया। मैं गुस्से से आंखें अंधेरी हो गई। पूरे राज्य में ऐसे अजीब लोग क्यों भरे पड़े हैं? क्या सबको कोई श्राप लगा है? काफी देर सोचकर मैंने अपनी निजी मुहर वाला एक कड़ा पत्र लिखकर राजधानी के शाही दफ्तर भेजा। 3 दिन बाद गुरु झोयान ने पत्र पढ़कर उसमें भरे गुस्से को महसूस करते हुए बूढ़ा चेहरा कांप गया। देखो महाराज का इरादा। सबने सोचा क्या इससे जनता प्रभावित होगी। फिर तय किया, दक्षिण के काउंटी मजिस्ट्रेट हान झिलियू के मामले में महाराज खुद निपटेंगे। 14वें भाई अचानक सड़क पर खुलकर बोलने लगे कि सामंती तानाशाही पिछड़ी है, राजा दुनिया का सबसे मरने लायक इंसान है, बड़ा शासन जनता के लिए होना चाहिए। इन्होंने इसे किताब बनाकर बांटने की कोशिश भी की। झो यान का चेहरा सफेद पड़ गया। गुस्से से चिल्लाया, फौरन उसे पकड़ो। यांग लियान भी बेचैन होकर बोला, जल्दी जाओ, जिंगजुन को राजधानी बुलाओ, घर घर तलाशी लेकर किताबें जब्त करो। कांगलियान, तुम खुद जाकर महाराज को पकड़ो, या बेहतर होगा महाराज को पहले राजधानी बुला ले। नए न्याय मंत्री ने उलझते हुए कहा, इससे तो हमारी अक्षमता ही दिखेगी। यांग लियान बेबस होकर माथा दबाकर बोला, क्या तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया? महाराज जब राजधानी में थे तब सब शांत था। महाराज के जाते ही ये सारी उथल पुथल शुरू हो गई। शाही दफ्तर में सन्नाटा छा गया। अस्पष्ट उस 14वें राजकुमार को कैसे संभाले? रीति मंत्री बेबस होकर बोले, नियमानुसार तो ऐसे बगावती काम पर मौत की सजा है, पर यह भी तो महाराज का अपना खून है, शाही परिवार का सदस्य है। अगर हम पहले कोई फैसला नहीं लेते तो शायद महाराज भी असमंजस में पड़ेंगे। यांग लियान और 3 मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में बेबसी थी। ये तो महाराज का निजी मामला है, फिर भी सरकारी मामलों में उलझ गया है। यांग लिया ने सोचकर कहा,
सच में एक तरीका ढूंढना होगा। मेरा अनुमान है दक्षिण का मामला सुलझे बिना महाराज वापस नहीं आएंगे। 14वें राजकुमार को फिलहाल कैद कर दो, साथ ही संदेश भेजो शुए झाओ की फौज राजधानी आकर हर कोने तैनात हो, शाही गार्ड्स के साथ मिलकर सख्ती से पहरा दें, राजधानी में हर तरफ शांति बनी रहे। सारे बुजुर्ग मंत्रियों ने सिर हिलाया। शांत बहती नदी पर मैं नाव के आगे बैठा हवा खा रहा था। मुझे अब उन दस्तावेजों को देखने का बिल्कुल मन नहीं था। सब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली चीजें थी। अच्छी बात यह है कि हाल के दिनों में कोई अजीब घटना नहीं हुई। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। अचानक कांक्षी पास आकर धीरे से बोला, साहब, राजधानी से कोई आया है। मैं सुनकर एकदम सन्न रह गया। जो आना था आ ही गया। फिर बेदम होकर बोला, उसे अंदर आने दो, देखते हैं और क्या नई मुसीबत आई है। एक बांस की राफ्ट तेजी से करीब आई। राफ्ट रुकने से पहले ही एक शख्स जल्दबाजी में मेरी नाव पर कूद गया। कांक्षी ने तलवार निकालते कौंगनियान को पकड़कर गुस्से से बोला, जल्दबाजी क्यों? शाही दफ्तर में उन बड़े अफसरों की सेवा क्यों नहीं कर रहे? दौड़कर क्यों आए? कौंगनियान पसीने से तर बोला, बड़े भाई साहब, बड़ी मुसीबत हो गई है। मैं बिना पीछे देखे शांति से बोला, घबराओ मत, अभी आसमान नहीं गिर रहा। बताओ, राजधानी में फिर क्या गड़बड़ हुई? कांगनियान झुककर मेरे कान में धीरे से बताने लगा। शुरुआत में सुनकर मेरा शरीर अचानक कस गया। आधी बात सुनने के बाद धीरे से आराम से लेट गया। आह भरकर बोला, अच्छा ठीक है, मेरे 14वें भाई पर शायद किसी और आत्मा ने कब्जा किया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, तुम अभी राजधानी लौटो, लाइकान को संदेश दो, 14वें राजकुमार को उस कमरे में कैद करो जो कभी मेरा युवराज वाला अध्ययन कक्ष था। उसे मेरी किताबें देखने दो। फिर लाइकान को बताना, अगर उस कमरे में कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं, तो वो सच में हमारे राज्य का 14वां राजकुमार है। अगर नहीं है तो वो शरीर हड़पने वाला दुष्ट आत्मा है, मौत की सजा। कांगनियान मेरा शांत भाव देखकर राहत की सांस ली। सिर झुकाकर बोला, समझ गया, अभी जाता हूँ। इसी वक्त राजधानी के राज परिवार विभाग में ली जिंग ढोल पीट रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि टाइम ट्रैवल करके मैं इस राज्य का 14वां राजकुमार बन जाऊंगा। अच्छा है पहले से इस राज्य का इतिहास पढ़ रखा था। ये राज्य कुछ मिंग राजवंश के आखिरी दौर जैसा लगता है। अब इस पहचान से काम करना आसान होगा। बस पता नहीं मेरा भाई महाराज मुझे कैसे संभालेगा। सबसे अच्छा होगा अगर वो मुझे राजधानी से निकाल दे, यहाँ तक कि शाही परिवार से भी अलग कर दे, तो फिर मुझे किसी की परवाह किए बिना काम करने की आज़ादी मिलेगी। ली जिंग को पूरा भरोसा था कि महाराज उसे मारेगा नहीं, क्योंकि मारना यानी भाई की हत्या, जो जनता के बीच उसकी छवि खराब करेगी। किसी भी हालत में ली जिंग को लगता था फायदा उसी के पक्ष में है। बस मौका मिलते ही उसके दिमाग की बातें आग की तरह फैल जाएंगी। वो बिना रुके सोचने लगा, भविष्य में अपने भाई महाराज को कैसे संभालेगा। उसे कोयला खोदने भेजे या हथियार कारखाने में। सोचते सोचते ली जिंग हंस पड़ा। अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। किसी ने उस पर मोटा काला थैला डाल दिया। हाथ पैर बांध दिए गए। कुछ ही देर में बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो उसने पाया वो एक बड़े खुले खुले अध्ययन कक्ष में बैठा है। सामने कवच पहना एक ताकतवर आदमी खड़ा था। वो आदमी ठंडी मुस्कान से बोला, 14वें राजकुमार साहब, मैं लाइकांग हूँ। महाराज के आदेश पर आपको यहाँ लाया गया। इस भरे हुए कमरे की किताबें देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, अगर इस कमरे में ऐसी कोई चीज़ है जो आपके पास नहीं, तो आप अभी 14वें, मुझे परेशानी उठानी होगी। तुम्हें इस टाइम ट्रैवलर को मेरे साथ शाही गार्ड के मुख्यालय चलना होगा। ये सुनते ही ली जिंग का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। कांपते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा मतलब। लाइकांग सिर हिलाकर हल्की मुस्कान से बोला, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं। बस महाराज ने कहा, तुमने 14वें राजकुमार के शरीर पर कब्जा किया है। अगर सबूत ना हो तो मौत की सजा। लीजिंग के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दिल घबराहट से भर गया। उसका मतलब क्या था? उसे मेरे टाइम ट्रैवलर होने का पता है। साथ ही उसे यह भी बताया मेरे पास पिछली दुनिया का ज्ञान है। कमरे में भरी दर्जनों किताबों के डिब्बे देखकर ली जिंग रोने वाला हो गया। ये कौन सा बदकिस्मत टाइम ट्रैवलर पहले महाराज के हाथों पिट गया और अब पूरी तरह बर्बाद हो गया। क्या मेरे दिमाग की ये थोड़ी सी बातें मेरी जान बचा सकती हैं? तेज तलवार निकालने की आवाज़ हुई। लाइकांग ने धीरे से 3 फुट की चमकती तलवार निकाली। ठंडी नजर से पास आते हुए बोला, लगता है तुम 14वें राजकुमार के शरीर पर कब्जा करने वाले टाइम ट्रैवलर के पास कोई सबूत नहीं है। रुको। लीजिंग जल्दी से चिल्लाया, महाराज अगर मुझे मारेंगे तो ये भाई की हत्या होगी, उनकी शोहरत को नुकसान होगा। तुम महाराज को गलत रास्ते पर डालना चाहते हो। लाइकांग सहमति से सिर हिलाकर बोला, सही कहा, तुमने याद दिलाया। लोगों, हे दिनहोंग, उसे रास्ते पर भेजो। साथ ही राजपरिवार विभाग को बताओ 14वें राजकुमार सर्दी जुकाम से मरे। लाइकांग ने कहा, तुम्हें नहीं पता महाराज ही हमारे राज्य का कानून है। कहते ही उसने ली जिंग को दबा दिया। एक नकाबपोश शाही गार्ड मुख्य सामान लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। रुको। हताश ली जिंग के दिमाग में अचानक एक तेज विचार कौन था। जीने की इच्छा जोर से जागी। जोर से बोला, मैंने अभी यहाँ की किताबें देखी ही नहीं। तुम मुझे मार नहीं सकते। मुझे तो अभी पता ही नहीं यहाँ क्या है क्या नहीं। लाइकान निराशा से हाथ ढीला करते हुए बोला, तुम कहते हो तुम में ताकत नहीं है, फिर भी दिखावा क्यों कर रहे हो? थोड़ा असाधारण ज्ञान होने से ही क्या तुम्हें कुछ बड़ा समझते हो? उस साल की 2 युवराज पत्नियां, एक केमिस्ट्री रिसर्च स्कॉलर थी, एक चीनी भाषा साहित्य की डॉक्टर, वो भी महाराज के सामने कोई हलचल नहीं मचा पाई। तुम कितने पानी में हो? ली जिंग हकलाते हुए फिर सफेद पड़ गया। मुझे मत उलझाओ, मैं टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम दोनों टाइम ट्रैवलर होकर महाराज के प्रकाश में जुगनू जैसे महाराज से प्यार करके पॉइंट्स बढ़ाने गए क्या? ली जिंग की हंसी बड़े अंत के जैसी बनी।
जब वो सोच सोच कर लिखने में लगा था, मेरी नाव तब तक दक्षिण द्वीप पहुंच चुकी थी। बाढ़ के बाद की मिट्टी हर जगह फैली थी। कुछ जीवन के संकेत तो थे, पर बड़ी आपदा के बाद की उदासी भी साफ थी। पहले हान जी वाली उस काउंटी जाते हैं। याद करते ही उस बच्ची को बचाने में लापरवाही वाले दस्तावेज से मेरा माथा फिर धक धक करने लगा। जो आदमी अपने परिवार की परवाह नहीं करता, वो देश के मामलों की परवाह करेगा, ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। ये तो खुद के फायदे के लिए राजनीति करने वाला मुर्गी बेचने वाला है। जनता के भरोसे से प्रमोशन ऐंठ रहा है। ऐसे इंसान को प्रमोशन देकर मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगा। सैनिकों में बदलकर मैं खुद लोगों को लेकर सीधे योमजे। भीड़ उसे कंधों पर उठाकर परेड कर रही थी। मैं अचानक हल्के से हंसा। काफी होशियार है। पहले श्रेय जनता को दे रहा है, आगे शायद पूरी जनता इकट्ठा करके फिर इन औरत लड़कों को लेकर नए पद पर जाने की तैयारी। कांक्षी ठंडी आवाज में बोला, साहब, ये आदमी योमजे काउंटी में जनता का दिल जीत चुका है। हम खुलेआम पकड़ने गए तो शायद जनता में विद्रोह हो सकता है। क्यों ना चुपचाप। मैंने सिर हिलाया। मैं सबसे ज्यादा खुले तरीके से काम करता हूँ, सबसे ज्यादा दिखावटी काम पसंद है। जब उसे लगता है दरबार अंधा है, तो मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा क्या वो सच में उतना ही जनता का प्यार करने वाला है जैसा दिखाता है। उसके घर जाते वक्त उसके घर के बाहर गेट पर फल, अचार वाला मांस और अंडे रखे हुए थे। कोई ना कोई सामान लेकर आता जाता मैं देख रहा था। अब सब उसी एक आदमी की उपलब्धि बन गया। मैं शांति से बोला, दरवाजा तोड़कर पकड़ो। आसपास के शाही गार्ड घर में घुस गए। अगले पल घर के अंदर गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। छोड़ो, मैं सरकारी अफसर हूँ, योमजे काउंटी का उद्धारक हूँ। जनता की सजा से नहीं डरते। गेट खुला। बंधा हुआ हान जी घसीटकर बाहर लाया गया। आसपास खड़ी जनता भड़क उठी। ये डाकू सैनिक खान साहब को पकड़ने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? क्या इस दुनिया में इंसाफ नहीं बचा? खान साहब ने योमजे काउंटी के लिए इतनी मेहनत की, फिर भी बदनाम किया जा रहा है। जल्दी ही हम गुस्से से भरी जनता से पूरी तरह घिर गए। अच्छा हुआ बाहर पूरी तरह हथियारबंद शाही गार्ड्स तैनात थे। मैंने हान जी को देखते हुए ऊंची आवाज में पूछा, हान जी, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं शांति से बोला, मैं ही इस राज्य का महाराज हूं। आसपास के सैनिक एक साथ गुस्से से चिल्लाए, महाराज खुद दक्षिण में राहत काम के लिए आए हैं। तुम शेन परिवार से टकराकर बगावत करना चाहते हो? शेन परिवार से टकराना बगावत है क्या? ये आवाज सुनते ही घोड़े पर सवार सैनिकों की धार दबाई गई। मैंने हाथ हिलाकर घेराव खोलने का इशारा किया। आसपास की जनता को अंदर आने दिया। कांक्षी हैरान होकर मेरे आगे खड़ा होकर बोला, साहब, ये ठीक नहीं। मैं शांति से बोला, कोई गलत बात नहीं। लोग अभी समझदार नहीं, इसलिए भड़काए जा सकते हैं। आज मैं इन्हें समझाऊंगा, दिखाऊंगा असली अच्छा अफसर कैसा होता है। चेहरा सफेद पड़ा हान जी होश में आकर कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे नहीं समझा रहा मेरा क्या गुनाह है। कुछ लोग जोर से बोले, हाँ महाराज, बाढ़ आई थी। हान साहब, मैं हान जी को देखते हुए एक एक शब्द से पूछा, क्या तुम सच में अपनी गलती नहीं जानते? हान जी दांत भींचकर जोर से बोला, मैंने दिल जान लगाकर मेहनत की। मेरा क्या गुनाह? मैंने सिर हिलाकर ठंडे स्वर में कहा, अच्छा, तो आज तुम्हें साफ साफ समझाकर मारूंगा। मैं घोड़े से उतरकर उसके बगल में खड़ी सहमी हुई छोटी लड़की को गोद में उठाया। धीरे से बोला, याओ याओ, डरो मत। फिर पलटकर चारों तरफ ऊंची आवाज में बोला, तुम लोग कहते हो हान जी ने तुम्हें बचाया, मुझे बताओ, उसने तुम में से किसको बचाया? आगे आओ। आसपास की जनता एक दूसरे को देखने लगी, उलझन लगी। काफी देर बाद कुछ लोग झिझकते हुए आगे आए। मैं उन्हें नहीं देखा। जनता की तरफ देखकर ठंडे स्वर में पूछा, क्या हान जी ने तुम्हें बचाया? उसने कुछ पड़ोसियों को बचाकर जनता के लिए काम करने वाला अच्छा अफसर बन गया। क्या तुम सबका पेट भरा? क्या तुम्हें सिर छुपाने की जगह मिली? क्या तुम्हें गर्म कपड़े मिले? एक भी असली काम नहीं किया, फिर भी इस छोटी उपलब्धि के लिए पूरे दक्षिण में इसका नाम फैला दिया। किसे नहीं पता तुम्हारी शोहरत? हान जी। मैंने हान जी को घूरते हुए ठंडी हंसी दी। अपनी बेटी को छोड़कर अपने करीबी रास्ते बनाना, ये सौदा तो बहुत फायदेमंद रहा है ना? सोचते हो एक बार माता पिता आज अफसर बनने के लिए बेटी छोड़ सकते हैं, तो कल जनता को भी छोड़ सकते हैं। जनता की राय इकट्ठा करने पर पता चला योंगजे काउंटी लगातार 3 साल से नीचे जा रही है। तुम्हें लगता है यह राजनीतिक साजिश है? नहीं, ये तुम्हारी नाकामी है। जब जनता को खुद खाना कपड़ा नहीं दिला पा रहे तो तुम्हारी क्या उपयोगिता है? फिर भी जनता को इस्तेमाल करके सिस्टम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब से तमाम अफसर सही काम की बजाय दिखावे की होड़ में लगेंगे। हाँ जी, ये सुनकर चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पूरा शरीर कांपने लगा। मैं चुपचाप पलटा, शांति से बोला, पद से हटाकर मौत की सजा। हान जी का मतलब पूरे राज्य के 24 प्रांतों में भेजा जाए ताकि सबक मिले। अगर किसी ने ऐसा किया। पीछे खड़ी जनता उस जाते हुए साये को देखते हुए सोच में पड़ गई। तो असल में जनता का पेट भरना और तन ढंकना ही असली अच्छा अफसर होता है। दक्षिण में हवा चल रही थी। मैं छोटी लड़की को गोद में लेकर गाड़ी में बैठा, उदास बच्ची को देखते हुए धीरे से बोला, याओ याओ, मुझसे नफरत है क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया? हान। याओ अचानक होश में आकर सुस्त नजरों से मुझे देखते हुए धीरे से बोली, हान, याओ के पिता तो 6 महीने पहले ही मर गए थे। 6 महीने पहले उस बाढ़ में पिताजी ने उसे 7 बार छोड़ा, तब से वो मर चुके थे। मैंने आह भरकर उसके खुरदुरे बाल सहलाए। श्वेत नींद दुखी होकर हान याओ को गले लगाते हुए सावधानी से मुझे देखते हुए बोली, साहब, मैं इस बच्ची को गोद लेना चाहती हूँ। मैंने बिना भाव सिर हिलाया। देखते हैं, हान याओ भविष्य में शाही परिवार में शामिल होकर उन अजीब 7 साल की बेटी को उसने अपने दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। दिन भर पास रखकर जनता के सामने दिखावा करता रहा।
कोई हैरानी नहीं कि योंगजे काउंटी का प्रदर्शन साल दर साल गिर रहा था, फिर भी कोई जनता उसे हटाना नहीं चाहती थी। असल में मजिस्ट्रेट अपनी ही असली बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करता, इसे अपने से तुलना करके जनता को लगता कि मजिस्ट्रेट उनसे तो अच्छा ही व्यवहार करता है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी और लंबा रास्ता है। उन दोनों औरतों के साथ 10 साल बिताकर मुझे भी काफी फायदा मिला। तब वो अपनी सोच पूरी दुनिया में फैलाना चाहती थी। मैंने उन्हें रोका, क्योंकि वो चीजें एक तेज चाकू बल्कि दोधारी तलवार थीं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती, खुद को भी। नई चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती, सही होना जरूरी है। इसलिए मैंने उन दोनों युवराज पत्नियों से जो सीखा उसे चुन चुनकर राज्य में लागू किया। सोचा था आगे उनके साथ मिलकर एक स्वर्णिम युग बनाऊंगा, पर उन दो मूर्खों ने मैंने माथा दबाकर वो याद दबाई। पर्दा हटाकर सड़क के दोनों तरफ की जनता को देखा। राहत का पैसा अनाज 3 महीने पहले भेजा गया था, फिर भी इतने पीड़ित बचे हैं। अचानक मेरी नजर एक टोपी और नीले नकाब में एक औरत पर पड़ी। वो एक पीड़ित को दवा पिला रही थी। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। ये चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? पर वो दोनों तो मारी जा चुकी थी। मरा हुआ इंसान फिर कैसे जिंदा हो सकता है? अंकल महाराज, क्या मैं ये खा सकती हूँ? हान याओ की मासूम आवाज ने मुझे वापस लाया। मैंने फिर खिड़की से बाहर देखा। वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने सिर हिलाकर मन में सोचा शायद गलत देखा हो। मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? पर मेरी नजर से दूर वो नकाबपोश औरत छाती पकड़े पागलों की तरह सांस ले रही थी। फिर कलाई उठाकर छोटी स्क्रीन पर कांपते हुए बोली, बहनों, बहुत बुरा हुआ। वो मूडी जालिम राजा, वो दक्षिण आ गया। घड़ी से घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। फिर एक दर्द से भरी चीख आई। इसे कोई बीमारी है क्या? हम दोनों उसके हाथों एक बार मर चुके हैं, फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नकाबपोश औरत को थोड़ी राहत हुई। देखा, पर पहचान नहीं पाया शायद। पर सावधानी बरतनी चाहिए। घड़ी से पक्की आवाज आई, नहीं, इस जगह अब नहीं रुक सकते। अगर फिर से इस जालिम से टकराए तो जरूर फिर से हम दोनों को मौत की सजा मिलेगी। पिछली बार मरते वक्त पेट में जो दर्द हुआ था उसका डर अब तक है। तो चलते हैं, नकाबपोश औरत जल्दी से बोली। मुझे याद है आगे की कहानी में उत्तर में जंग होगी, जंग में जरूर हताहत होंगे। इस बार हम पुण्य कमाकर घर जा सकते हैं। चलो चलो, आज ही चलते हैं। गाड़ी में मैं अचानक पूछ बैठा, कौंक्षी, तुम्हें लगता है मरा हुआ इंसान फिर जिंदा हो सकता है? कौंक्षी हैरान होकर दिल में काम गया। छोटे मालिक, आप कृपया कोशिश मत करना। इतनी अच्छी सूरत लाइकान जैसा हत्यारा भी इसमें फंस सकता है। खैर, चूंकि मेरे कमरे में सच में कोई किताब नहीं छिपाई, फिलहाल इसकी जान बख्श दी। राजधानी के पूर्वी महल के अध्ययन कक्ष में ली जिंग चेहरा सफेद किए कागज पर लिख रहा था। बगल में लाइकांग एक तरफ ध्यान से कागज देख रहा था, दूसरी तरफ मुंह में रोटी ठूंस रहा था। लीजिंग ने अभी अभी हाथ रोककर कलाई मलनी शुरू की ही थी कि पीछे एक लात पड़ी। लाइकांग बिना पीछे देखे बोला, स्याही सूख गई तो नहीं देखा जाएगा? हम तो लगभग उस जगह पहुंच गए हैं जहां तुमने लिखा है। आज 10,000 शब्द नहीं लिखे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। ली जिंग दुखते हाथ हिलाते हुए दांत भींचकर बोला, हिम्मत है तो मार दो मुझे। पता है इस टूटी कलम से लिखना कितना मुश्किल है। मैं तो अभी बच्चा हूं, ये तो गैर कानूनी। चमकती तलवार देखते हुए ली जिंग होंठ मरोड़कर बड़बड़ाया, देखो, फिर से डराकर लिखवा रहे हो। कहते हुए उसने काला मुंह करके लाइकांग के सामने रखी अचार की चटनी को स्याही से बदल दिया। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो कम से कम परेशान तो कर सकता हूँ। तेज कदमों की आवाज आई। कांगयान लाइकांग को एक जवाबी पत्र दिया। लाइकांग निराश होकर आखिरी पन्ना कांगयान को थमाकर बोला, ठीक है, चूंकि महाराज चाहते हैं तो सब भेज दो। कांगयान ने काला मुंह किए लाइकांग को देखकर हंसी नहीं रोक पाया। लाइकांग लात मारने ही वाला था कि कांगयान ने कसकर पकड़ लिया। थोड़ा सब्र करो, महाराज ने कहा, इसे बचाकर रखो। अभी ये आधिकारिक रूप से 14वां राजकुमार है। कान लगाए बैठा ली जिंग एकदम सिर उठाए। कांगयान का चेहरा सख्त हो गया। कागज वापस ले लिया। चमड़ी उतारना ठीक है, मांस नहीं छीलना। अभी कागज भी नहीं मिला है इसे। लाइकांग एकदम समझ गया। गुस्से से ली जिंग की तरफ बढ़ा। ली जिंग चेहरा सफेद किए जोर से चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? मैं महाराज को बताऊंगा, तुम्हें मरवा दूंगा। पास मत आओ। लाइकांग ने डरे कांपते ली जिंग को कोने में दाकर धीरे से बोला, महाराज का पिछला हुक्म था कि तुम कोई भी तरीका अपनाकर इस कमरे में न मिलने वाली चीज दिखाओ। इससे पहले तुम्हें थोड़ी छूट दी थी, अब तुम कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहे हो। कहते ही कमरे में जोर जोर की धमाकों की आवाज गूंजने लगी। किसी ने हुक्म तोड़ने की कोशिश की। दक्षिण के सारे अफसर बहुत डरे हुए थे, पर मैं श्वेत निंग और कांक्षी को लेकर घूमने फिरने वाले अमीर लड़के का भेष बनाकर गायब हो गया। कांक्षी हैरान होकर पूछा, हान जी को सजा देकर पहचान उजागर करने के बाद अब फिर छुप क्यों गए? मैं हल्के से, शियाओ यू कहती थी, अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसे बेवजह मत छेड़ो। अगर छेड़ना ही है तो पहले बैकअप बनाओ, फिर एक ही वार में खत्म करो। इस बात से मुझे सीख मिली। दक्षिण की स्थिति फिलहाल जो भी हो, पानी उतरने दो। महाराज के विशेष परीक्षा के बाद कोई विकल्प तैयार होने पर ही इन्हें सुधारूंगा। कांक्षी मौके का फायदा उठाना चाहता था, पर ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये साहब अभी अभी शियाओ यू और यून रो को खुद अपने हाथों मार चुके हैं। कभी नाराज हो गए तो शायद अपनी जान भी जा सकती है। हान याओ धीरे से पूछी, अंकल, क्या शियाओ यू दीदी आपकी प्रेमिका थी? मैं चौंक कर हल्के से हंसा, हाँ, कह सकते हैं। गाड़ी चलाने वाला कांक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया। छोटी मालकिन, कृपया मत बोलिए। जितना बोलोगे महाराज उतना सोचेंगे। मैं तो मरने वाला हूँ। महाराज की प्रेमिका को तो मैंने खुद। वो दीदी कहाँ गई? मैं सोचकर उस बदकिस्मत जोड़े को याद करके मुस्कुराया। जहां वो जाना चाहती थी वहीं गई। उन्होंने अंकल को धोखा दिया, पर बीत गई बात।
अंकल अब उन्हें याद नहीं करते। हाँ याओ सावधानी से मेरी भौहें सहलाने लगी ताकि मैं परेशान न लगूं। मैं जोर से हंस पड़ा। श्वेत निंग रश्क से हान याओ को देख रही थी पूरे 10 साल के साथ। अगर वो लोग गलत रास्ते पर ना गए होते। श्वेत निंग को समझ नहीं आया वो लोग महाराज जैसे इंसान को क्यों धोखा दें। शायद वो लोग बीमार ही रहे होंगे। गाड़ी रुकी। बाहर से कांक्षी की ठंडी आवाज सुनाई थी। कोई रास्ता रोक रहा है। एक शिष्ट आवाज सुनाई दी। मैं दक्षिण के निंग परिवार के मुखिया का तीसरा बेटा निंग युवांतु हूँ। मुझे कोई मार रहा है, कृपया मदद कीजिए। कांक्षी ने उसे अंदर आने दिया। मैं उसे बाहर आते देख कांक्षी ने बार बार जांच कर कोई खतरा न होने पर निंग युआंतु को गाड़ी में खींच लिया। ये निंग परिवार तो मेरे रीजेंसी काल में मैंने खुद दक्षिण में लगाया गया कांटा था। निंग युआंतु ने दुखी होकर बताया। 3 साल पहले उसने यान परिवार की बेटी यान लोलिंग से पहली नजर में प्यार किया, सगाई भी की, पर शादी के दिन वो बिना बताए चली गई। पता चला जब वो बाहर डाकुओं से लड़ने गए, जिंगयुआन राजकुमार शू पिंगझाओ घायल होकर बेहोश हो गए। होश में आने पर उन्होंने एक बच्ची को भी जन्म दिया। पर सामने राजकुमार होश में आने पर बचपन के प्यार रुआन वेलान से शादी करना चाहते थे। यहां तक कि लुओलिंग पर सत्ता से जुड़ने का आरोप भी लगाया। लुओलिंग ने बहस नहीं की, चुपचाप रुआन वेलान को जगह दे दी। राजकुमार को लगा मेरी और लुओलिंग की पुरानी प्रेम कहानी फिर से जागी है, इसलिए मुझे मारने का हुक्म दिया। सुनकर मेरी नजर थोड़ी अजीब हो गई। यह लड़का ईमानदार नहीं लग रहा। लुओलिंग ने एक बेहोश इंसान के लिए बच्ची पैदा की। यह लड़का बहुत कुछ जानता है। रुको, शुपिंग जाओ। मेरी नज़र तेज हो गई। ये तो वही नहीं जिसे मैंने पहले जबरन मौवी बहन से शादी करने से बचाया था। उस वक्त उसने कहा था मरना बेहतर है, पर राजकुमारी से शादी नहीं करेगा। डाकुओं से लड़ने गया, बुरी तरह घायल हुआ, तो मैंने पिता महाराज के नाम से उसे शादी न करने की छूट दी थी। अब मेरी छूट लेकर शादी कर ली, फिर किसी और से शादी करना चाहता है। ये तो सीधे मेरे मुंह पर तमाचा है। मैं कहूँ तुम मरने लायक हो तो तुम मरने लायक हो। मैंने यान परिवार की तरफ देखा, फिर सोचकर शुपिंगझाओ, दक्षिण की ये जगह सच में लोगों से भरी है। एक राजकुमार प्रधान देश की सेवा की बजाय उपलब्धि पर लेटकर पूर्वजों की मेहरबानी के भरोसे प्यार में डूबा हुआ है, हुक्म भी तोड़ रहा है। दक्षिण सच में सही जगह आया। मैंने शांति से कांक्षी को संदेश देकर तैयार होने को कहा। आसपास के जंगल में छुपे कम से कम 2000 शाही गार्ड। पूरा इलाका बिना किसी आवाज के दानियांग की तरफ बढ़ने लगा। दानियांग जिले में जिंगान मार्केस की हवेली में शू पिंगझाओ बगल की औरत पर झुककर यान लोलिंग को ठंडी हंसी से देखते हुए बोला, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, नासमझी मत करो। अगर आज तुम मान जाओ तो अब भी मार्केस हवेली की मालकिन बनी रह सकती हो। पहले पिछले महाराज ने मुझे राजकुमारी से शादी करने पर मजबूर किया था। मैंने हुक्म तोड़कर डाकुओं से लड़ने की जगह चुनी, बुरी तरह घायल भी हुआ, बस वेलान की परवाह के लिए। आज तुम मालकिन होकर भी दूसरों को जगह नहीं दे रही। मैं कैसे हवेली सौंप सकता हूँ तुम्हें? यान लोलिंग हैरान होकर नहीं समझ पाकर स्पष्ट बोली, मार्केस साहब, मैंने कभी आपके साथ बुरा किया? 3 साल घर में रहकर कभी बदतमीजी की? अगर आप मुझे तलाकनामा दें तो मैं खुद हार लेकर चली जाऊंगी। मार्केस साहब मुझे इतना क्यों दबा रहे हैं? शू पिघावा भरकर बोला, लुओलिंग, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैंने बेहोशी में भी तुम्हारा नाम लिया था, पर मेरा दिल तो वेलान के लिए है। तुम थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ। हार भी मेरी बेटी है, मैं उसे तुम्हारे साथ तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ? उसने हाथ हिलाकर तलवारधारी नौकर को इशारा किया, यान लुओलिंग को। यान लुओलिंग गुस्से और दुख से भरी थी। मार्केस हवेली शाही हुक्म का सहारा लेकर राजशक्ति से मजबूर करके उस मरे जैसे इंसान से शादी कराई गई। संतान के लिए उन्होंने जबरदस्ती जन्मी बेटी छीनने की कोशिश की। हवेली की इज्जत उसके अपने दहेज से ही बची हुई थी। तुम इंसान होकर भी इंसान नहीं। दरवाजे की घंटी बजी। यान लोलिंग ने दरवाजा खोला। बेचैन निंग युवांतु को अंदर खींच लिया। फटकारते हुए बोली, तुम भागे नहीं थे? शू पिंगझाओ के हाथों मारे जाने से डर नहीं लगता? निंग युवांतु हल्के से हंसा। उसके ऊपर कोई है, पर अब मेरे लिए कोई सहारा नहीं बचा। लिंगलिंग, अगर शू पिंगझाओ न हो तो तुम मुझसे शादी करोगी? यान लोलिंग शर्माकर उसे जोर से मुक्का मारी। निंग युआंतु ने जबरदस्ती उसका छोटा हाथ पकड़कर एक बांस की नली में डाल दी। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो इसे आसमान की तरफ फेंक देना, कोई तुम्हें बचाने आएगा। मैं बड़ा काम पूरा करके तुम्हें ढूंढने आऊंगा। यान लोलिंग ने उसके माथे का पसीना पोंछते हुए धीरे से बोली, जल्दबाजी मत करना। मार्केस हवेली की शादी में लाइटिंग, सजावट सब कुछ जोरदार थी। हम 4 लोग पहुंच चुके थे। लगता है वो व्यापारियों से बहुत करीब हो गए हैं। राज्य में सख्त नियम है कि सेना और व्यापार आपस में ना मिले। मुझे ये पसंद नहीं आया। करीबी तो छोड़ो, ये तो पूरी तरह मिल चुके हैं। रुतबेदार लोग, रुतबे में ताकत ना हो तो इतने लोग बधाई देने क्यों आएंगे? रुतबे में सिर्फ इज्जत हो, ताकत न हो तो वो तो कट जाने वाले भेड़ जैसे हैं, आपस में मिलकर। सोचा नहीं था जिंगयुआन मार्किस हवेली इतनी गिर चुकी है कि व्यापारी वर्ग हॉल तक पहुंच गए। कांक्षी गुस्से से बोला, साहब क्या मैंने सिर हिलाया। हंसी मजाक करते व्यापारियों को देखते हुए धीरे से बोला, सीधे हवेली घेर लो, यहाँ का कोई भी ना भागने पाए। ये लोग तो मेरे खजाने ही हैं। कांक्षी ने सिर हिलाकर एक ट्यूब निकाली, एक फुलझड़ी जलाई। मार्किस हवेली के ऊपर अचानक। सारे मेहमान हैरान थे। स्वागत कर रहा शू पिंगजाओ फुलझड़ी देखकर पैरों में लड़खड़ा गया। वो तो शाही गार्ड्स के इकट्ठा होने का इशारा था। एक और फुलझड़ी फटी।
बस थोड़ी देर में एक भयानक, एक साथ चलने वाले कदमों की आवाज़ हवेली के बाहर गूंजने लगी। मशालों से हवेली के बाहर की रोशनी दिन जैसी हो गई। सख्त आवाज़ सुनाई देने लगी। शू पिंझाओ पागलों की तरह मेहमानों को देखता रहा। आखिरकार उस शांत, अलग दिखने वाले इंसान को देखा। भले ही 3 साल बेहोश रहने से नए महाराज को नहीं देखा था, पर उसे पक्का यकीन हो गया, यह आदमी जरूर गुप्त दौरे पर आया महाराज होगा। शू पिंझाओ ने कपड़ा उतारकर गिरते पड़ते मेरे सामने आया। महाराज के आने की खबर नहीं मिली। स्वागत में कमी रही, कृपया माफी दें। मैं उसे देखे बिना पसीने से तर शू पिंझाओ को नजरअंदाज करते हुए हल्की सी हिलती गर्म चाय उठाकर धीमे स्वर में बोला, मार दो। शू पिंझाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। डर से मुझे देखते हुए बोला, महाराज मुझसे क्या गलती हुई। मैंने पलटकर उसे देखते हुए धीरे से कहा, मैं कहूं तुम मरने लायक हो तो तुम मरने लायक हो, बस इतना ही।